Good evening and welcome everyone to the Cash Flow Show of Cash Flow Helpline। आज मैं लाइव हूँ आपके साथ फ्रॉम पुणे। पुणे से मैं दिल्ली आ रहा हूँ। और सबसे पहले मुझे बताओ कि चैट बॉक्स के अंदर हाउ आर यू, कैसे हो आप? जस्ट लेट मी नो Value. हाउ आर यू। ओके कमलेश जी, फाइन, वेलकम, गुड टू सी यू। वैभव मेहता जी टू। विपिन जी क्या बात है, दीपक जी, आकाश जी और राधा जी एंड एवरीवन प्रेजेंट इन टुडेज कैश फ्लो सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपको मालूम है, हर महीने की 1 तारीख को, एवरी मंथ 1 तारीख को 4 बजे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जिसका ना डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पे, बिजनेस पे, कैश फ्लो के ऊपर। और एक ऐसा ही टॉपिक मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ, ईएसआई पीएफ और लेबर लॉ से रिलेटेड। उसके बारे में मैं अभी डिटेल में बात करूंगा आप सभी से। तो मैं सबसे पहले एक्नॉलेज करना चाहूंगा उन सभी पार्टिसिपेंट को जो ना ऑन टाइम ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हाफ द बैटल इज वन व्हेन वी स्टार्ट ऑन टाइम। और आपके लिए बिग 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 राउंड ऑफ अप्लॉज ऑल दोस who are eager, ready and always there to start great thing on time. Once again, thank you very much for participating here. आज का इंटरेस्टिंग इंसिडेंस क्या हुआ कि मैं एयरपोर्ट पे हूँ और फ्लाइट को लेकर मैं कंसर्न था कि जिस समय 4 बजेंगे तो मेरी बोर्डिंग हो रही होगी, तो किस तरह से स्टार्ट होगा। यूनिवर्स ने कमाल कर दिया और ना फ्लाइट ही डिले हो गई है। अब देखिए, अभी अभी फ्लाइट आई है वो डिले हो गई है। ये ना सब आपकी पावर ऑफ बिलीफ है, जिसकी वजह से ना पता नहीं क्यों अपने आप से हर महीने की 1 तारीख को 4 बजे सेशन हो ही जाता है, होता ही है। और ये करने वाला यूनिवर्स ही है और उसको चलाने वाली आप कम्युनिटी हैं। And big round of applause for each one of you participating today. Okay, great. Now I will not take much time between you and the topic for today. आज जो ईएसआई पीएफ लेबर लॉ से रिलेटेड मैटर के ऊपर बात आपसे करने वाले हैं, नॉलेज देने वाले हैं, ही इज नन अदर देन एस के शर्मा जी, जिनका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। प्रैक्टिकली वर्क किया है उन्होंने बिजनेस एंटरप्रेन्योर के साथ में, बड़ी बड़ी बिजनेस के साथ में। इनफैक्ट वो दोनों तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिजनेस ओनर, बिजनेस कम्युनिटी को, वहां से रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिपार्टमेंट को। इनका जो एसोसिएशन है डिपार्टमेंट के साथ में, और जिस लेवल के ऊपर ये मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं, कई तरह की कमिटीज और काउंसिल के भी मेंबर्स हैं, सर की मैगजीन भी आती है, और जो इन डेप्थ नॉलेज ये होल्ड करते हैं। तो हमारी डिस्कशन हो रही थी कि एस के शर्मा जी, आपकी ये नॉलेज ना कैश फ्लो कम्युनिटी को तो 100% पक्का पक्का मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एड्रेस होने जरूरी है। इन्होंने जब मुझसे शेयर किया तो मैंने कहा इसमें से तो सर ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, मैं भी अवेयर नहीं हूँ उन पॉइंट को लेकर। तो इसलिए उन्होंने मेरी इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और आज आपके सामने है। और दूसरा, सबसे बड़ी बात, दूसरा, आज के पूरे सेशन को जानते हैं कोऑर्डिनेट कौन करने वाले हैं? जी हाँ, हमारे अपने रवि कपूर जी, जो कि डायरेक्टर हैं एब्सोल्यूट सिक्योरिटी कंपनी के, और बहुत ही अमेजिंग एब्सोल्यूट किसका है? मार्केटिंग एंड सेल्स की ट्रेनिंग करते हैं, और डिस्क प्रोफाइल की ट्रेनिंग होती है, और कमाल कमाल की इनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है। और वो खुद एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉय इनकी कंपनी के अंदर काम करते हैं, और उन सभी की ना जाने कितनी ईएसआई पीएफ की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब रवि कपूर जी जो रिप्रेजेंट करेंगे, क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे, किनसे? एस के शर्मा जी से। तो आज का सेशन ना मतलब आप मिस नहीं कर सकते। दो दिग्गज दो दिग्गज अभी आपके सामने आने वाले हैं। और नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट नन अदर देन बट एस के शर्मा जी। एस के शर्मा जी, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड टेक अप दिस सेशन। ओवर टू यू शर्मा जी। Thank you, Jagmohan ji, extending this great opportunity to me. I can see all my BCI friends here, and कमाल की energy इस group में है. Thank you so much. Great, thank you. So, Ravi ji, thank you so much for being here. Ravi ji को बहुत short time पे मैंने request की, तो and he has accepted my request. Thank you so much, Ravi ji. Thank you, Sharma ji. Any time for you. जब तक इनिशियल सेटअप होता है तब तक मैं बता दूं
कि पेपर पेन पैड तैयार कर लो, गोल्डन नगेट्स आने वाले हैं, गोल्डन नगेट्स. सो नाउ आई बिलीव presentation is ready, so we are very excited, Sharma ji. Yes, over to you. Thank you so much. So now I'll first let me acknowledge each one of you, and we are a great community, as already mentioned. It is a beautiful Friday evening. You could have made it to some other place, but you chose to be here, which shows your great commitment for the subject. Thank you so much. And I really ensure you are going to get a lot from this session. आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे मिथ्स होंगे. Absolutely, after this session, I'm sure कि आप you will be knowing more than your HR head. So this is my commitment to you. और आपसे सिर्फ वो पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा which directly matters to you as a business owner. मैं आपसे कोई कंप्लायंसेस की बात नहीं करूंगा, फॉर्म्स की बात नहीं करूंगा, डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं करूंगा. वही पॉइंट डिस्कस करूंगा जो जैसे जगमोहन जी ने बताया कि कैश फ्लो से जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा आपके साथ. एंड यस, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद 3 सीक्रेट्स ऑफ लेबर लॉ कंप्लायंसेस every business owner must know now. And I'm sure कि आप में से बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, सर्विस इंडस्ट्री से हैं, ट्रेडिंग से हैं, रिटेल से, कंसल्टिंग एंड स्कूल, कॉलेजेस, लॉजिस्टिक, बिल्डर, एनजीओ, हॉस्पिटलिटी और बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस से होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर एट द राइट प्लेस. दिस इज माय कमिटमेंट टू यू. आप किसी भी बिजनेस इंडस्ट्री से हो, एक मिथ्स होती है कि क्या लेबर लॉज मुझ पर लगते हैं, क्या एप्लीकेबिलिटी है. यस, तो आज मैं आपको इस शॉर्ट पीरियड में ये क्रिएट करने वाला हूं कि एग्जैक्टली हाउ दीज लेबर लॉज इम्पैक्ट यू. आप किसी भी बिजनेस ट्रेड से हो, लॉजिस्टिक्स से हो, इट इज गोइंग टू डेफिनेटली गोइंग टू मैटर्स टू यू. नाउ आई एम श्योर द पार्टिसिपेंट्स आर फ्रॉम द डिफरेंट सिटीज, different cities of India, maybe different states, India, cities. So would you please write on the chat box from which state or city you are from and आप किस industry से हैं, so that just to decide the context. हाँ जी, please. Would you share on the chat box, please? Okay, so distribution Delhi. Okay, you're from Delhi, and you are from the manufacturing Karnal. Yani, okay, Gujarat IT industries. Right. So absolutely, for all of you, this session will add value. Whatever time you invested, you are going to get the full value of this session. Now let's start with. Yeah, content session का है because the time is constrained. So मैं इस short period में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि what a maximum I can share with. Does ESI appears to be a costly affair? Additional cost, how to tackle it? 5 mistakes in provident fund which can cost a lot. Directly you can see ये सब direct cash से connected है. And know your bonus payout. How you are exposed to a criminal prosecutions under the labor laws. तो ये हम डिस्कस करते हैं. So एक मैं आपको एक स्टोरी से कनेक्ट करता हूँ. एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूंगा. एक हमारे फ्रेंड है लाला जी. आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग लाला जी ऑल्सो. अब लाला जी की जो एक वर्किंग है, लाला जी ने एक बड़ी सुंदर फैक्ट्री बनाई. ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. प्लीज. अब फैक्ट्री में उन्होंने फैक्ट्री लाइसेंस लिया. लाइसेंस लेके एंड ही वांटेड टू मेक ऑल दी कंप्लायंसेस. लाइसेंस. अच्छा, लाइसेंस से मुझे याद आया, एक लाइसेंस से भी कनेक्टेड मेरे साथ आपके साथ एक एक्टिविटी है मेरी. विल टेक इट एट लास्ट. आप अपने HR को या whatever you can just ask the copy of your license, whatever license you have, factory license or shops establishment, वो अपने आप WhatsApp पे मंगवा लीजिए. सो लास्ट में एक एक्टिविटी आपके साथ लाइसेंस के ऊपर भी हम डिस्कस करें which will add value to you. तो लाला जी की फैक्ट्री में 10 एम्प्लॉइज हो गए. 10 एम्प्लॉइज हो गए तो अब लाला जी के जो अकाउंटेंट आया उनके पास, बोलने का सर 10 एम्प्लॉइज हो गए, ESI एप्लीकेबल है, आप क्या करें.
अब वो कन्वर्सेशन में आगे चलते हैं, तो लाला जी के पास आइडियाज की बड़ी भरमार है, बहुत सारे आइडियाज हैं उनके। तो वो आइडिया में से क्या कहते हैं, एक काम करो, एक कंपनी बना लो और एम्प्लॉयज को डिवाइड कर लो, तो ईएसआई नहीं लगेगी। तो एक चीज तो ये प्रेजेंट हुई कि जहां 10 एम्प्लॉयज हो वहां ईएसआई की एप्लीकेबिलिटी है। तो लाला जी ने एक आइडिया खोजा, निकाला, डिस्कस किया अपने सर्कल में। तो उन्होंने कहा कि ईएसआई को बचाने का एक रास्ता निकाला कि 2 कंपनीज बना देते हैं तो ईएसआई एप्लीकेबल नहीं होगी ना। अब आगे इंस्पेक्टर, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का जिक्र किया जो क्लबिंग के ऊपर है। अगर स्टैब्लिशमेंट के कुछ पैरामीटर्स हैं, दो स्टैब्लिशमेंट कैन बी क्लब टुगेदर, देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स। अगर इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ फाइनेंस है, सेम प्लेस है, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज है, नेचर ऑफ जॉब, तो देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स। तो ऑनरशिप को सेम मानते हुए, बिकॉज इट इज ए सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, इनकम टैक्स में हर एक्ट में आपके जीएसटी में सेपरेट कंपनीज मानी जाएंगी, दैट इज ओके। बट इन फॉर द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स ये कंपनी क्लब हो जाती हैं, हो सकती है, देयर इज ए जजमेंट नाउ। तो अब उन्होंने कहा कि सर अब क्या करना है, काउंटर ने बोला। अब लाला जी इज हैविंग ए भरपूर आइडियाज। तो उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट से डिस्कस किया और कहा कि मेरे एक दोस्त हैं, उनके पास 200 एम्प्लॉयज काम करते हैं और सबकी सैलरी 21,000 से ज्यादा दिखाई है, सो देर इज नो लाइबिलिटी ऑन ईएसआई, ऑन अकाउंट ऑफ ईएसआई कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो अब यहां से एक चीज ये पता लगी कि जिनकी 21,000 से ऊपर सैलरी है उनकी ईएसआई की लिमिट में वो फॉल नहीं करते, उनका ईएसआई नहीं कटता ना। लाला जी वॉज फीलिंग वेरी प्राइड कि क्या आइडियाज है मेरे पास। अब लाला जी की कंपनी में यहां रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लाला जी कंपनी में एक महिला कर्मचारी थी, वुमेन एम्प्लॉय। शी प्रोसीडेड ऑन अ मैटरनिटी लीव। अब मैटरनिटी लीव पे गई तो अब बिकॉज ईएसआई में अगर होती तो ईएसआई वुड हैव गिवन द सैलरी फॉर 6 मंथ्स, लेकिन इस केस में ईएसआई स्कीम वाज नॉट एप्लीकेबल, तो लाला जी को 6 महीने की सैलरी देनी पड़ी। यू कैन सी हाउ कॉस्टली अफेयर दिस इज। एक इंसिडेंट और हुआ, वहां ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक एम्प्लॉय को कुछ चोट लगी एंड बिकॉज ईएसआई से एग्जम्प्टेड थे, ऑलरेडी 21 से ऊपर था, विद द रिजल्ट एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 के प्रोविजंस इवोक हुए और उनको ह्यूज अमाउंट देना पड़ा। उसको एक टेम्परेरी डिसेबलमेंट हुआ, वो भी देना पड़ा। खुदा ना खास्ता अगर डेथ हो जाती है, परमानेंट डिसेबलमेंट होता, तो भी बहुत बड़ी कॉस्ट उनको देनी पड़ती, सो विच ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट। तो अब पॉइंट ये आता है कि अब समझना है कि अल्टीमेटली कि आप कि ईएसआई को बिना समझे, ईएसआई को बिना समझे उन्होंने ईएसआई से अपने आप को स्केप लिया, which was not a right step, which he now realized. So let us understand कि ESI है क्या। So ESI, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, क्या ESI appears to be a cost? If we try to save this, अगर कॉस्ट है तो सेव करना चाहिए कि नहीं करना? Then if yes, how can we do it? Should we show the salary from gross amount 21,000 तक जिनकी सैलरी है उसको 21,100 दिखा के एक्सक्लूड कर दे या ना करें? आपके सामने मैंने 2 एग्जांपल दिए, एक मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का है, एक एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 का है। सो नाउ एक रैशनल थिंकिंग के साथ यू कैन डिसाइड योरसेल्फ वेदर वी शुड डू दिस और नॉट। और मैं आपको एक बड़ा आगे और बढ़ता हूं मैं। आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जाम्पल। देयर वॉज इन गुड़गांव एक गारमेंट एक्सपोर्टर के यहाँ पर देयर वॉज ए लेडी, शी वॉज वर्किंग एज ए चेकर।
and she was covered in ESI. During the course of employment जब वो काम कर रही थी तो उसको एक फिट हुआ and she fell down. She was taken to the hospital. हॉस्पिटल में जाके पता चला कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम हुई है. हार्ट की प्रॉब्लम के लिए ESI हॉस्पिटल ले गए, उनकी एम्बुलेंस आई ESI की. वहां जाके पता लगा कि जो इसको हार्ट की प्रॉब्लम है ये कोई स्वेयर प्रॉब्लम है, विच इज नॉट ए नॉर्मल प्रॉब्लम एट ऑल. ही वॉज अब ESI के हॉस्पिटल में, ऑल्दो ESI हॉस्पिटल फुली इक्विप्ड है, बट सुपर स्पेशलिटी कुछ सर्विसेज वहां पर अवेलेबल नहीं है. अब वो पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम थी उसकी सर्विसेज वहां पर नहीं थी, क्योंकि शी वॉज इमीडिएटली रेफर्ड टू मेदांता. 24 लाख का बिल आया. ESI has paid the entire cost. A woman who was working on a salary of rupees just 10,000, and the total medical bill was 24 lakhs, and which was paid by the ESI corporation to Medanta. So that's the greatness of ESI. So ESI के कुछ और benefits भी है. Just for I would like to just discuss with you medical benefit. तो मैंने आपको बताया कि अगर during the course of employment कुछ प्रॉब्लम उस जो होगा वो सारा हॉस्पिटलाइजेशन, डिस्पेंसरी, कोई एक्सीडेंट होगा विल टेकन केयर. सिकनेस बेनिफिट भी है उनका. अगर एम्प्लॉय प्रोसीडेड ऑन द लीव तो लीव के जो पैसे आपने एज एन एम्प्लॉयर यू विल डिडक्ट, ESI विल पे सैलरीज. डिसेबलमेंट, अगर किसी एम्प्लॉय का कोई एक्सीडेंट हो गया, डिसेबलमेंट हुई, तो पार्शियल या परमानेंट ESI विल पे पेंशन फॉर थ्रू आउट द लाइफ टू द एम्प्लॉय. Dependent benefits, in case of death, dependent benefits होगा, ESI will pay pension to the family for entire life. Funeral benefit, so that is also a benefit to the ESI. और maternity benefit जो मैंने आपसे डिस्कस किया, woman employee who has worked just 70 days, she is entitled for 6 months salary from ESI, and these are the benefits. And contribution की अगर हम बात करें, very small contribution. शर्मा जी, शर्मा जी, जी, अगर एक दो चीजें कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि अगर क्वेश्चन हैं तो कब पूछें, तो कहना है से हम एंड में टाइम देंगे. और एंड में अगर विल 15 हाँ मिनट्स डिस्कस 15 करते मिनट्स, और दूसरा अगर कोई खास आता है तो आप चैट में डालते हैं. चैट पे रहिएगा, लिख दीजिएगा, दैट इज करेक्ट. वो चैट पे फ्लो लिख पे रहेगी. दीजिएगा, एंड वी विल काइंड ऑफ डेफिनेटली, यू नो एज अप्रोप्रिएट वील पुट इट अप ऑन दैट. डेफिनेटली, डेफिनेटली. इसको या आप थैंक जितना मर्जी पार्टिसिपेटिव बनाइए, भाग यू. या लीजिए. प्लीज. That's how that's how Sharma ji also likes it. ग्रेट, थैंक यू. तो नाउ तो ESI contribution is very minimal, and or just 0.75% from the employee salary, and employer का contribution 3.25 है. अब मेरे कुछ फ्रेंड्स का ये भी क्वेश्चन हो सकता है सर कि अब ये समझने के बाद ये समझ आता है, तो मुझे लगता है कि जी मेरे पास ESI तो लगती है, बट मुझे नहीं समझ आ रहा कि ट्रांजेक्शन क्या चले. मेरा ये कहना है कि वॉट एवर इज हैपन इज हैपन. आज से अगर आप सोचेंगे मैं कंप्लायंस करनी है, तो इट इज पॉसिबल. आप कंप्लायंस करें तो देन यू विल बी फर्दर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड यू विल बी कंप्लाइड. लेट्स स्टार्ट इट. हो गया, हो गया. उसके पिछले डिस्कस हो सकता है कि ट्रांजेक्शन कैसे नहीं है उसका, वी कैन टॉक ऑल्सो. क्या वेज है, किस तरह से कर सकते. एक कुछ फ्रेंड्स का ये भी होगा कि भाई ESI इज एप्लीकेबल ऑन कंपनी बट इंस्पेक्शन होते हैं, बड़ी ह्यूज लाइबिलिटीज है. अब हमने कवरेज भी ली है, बट ऐसा क्यों हो रहा है. तो माय पॉइंट है कि हियर अब ये समझने की बात है, एंड आई एम श्योर कि आपका भी किसी का हमारे ग्रुप में से भी एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, तो उसमें मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं छूटता है हमसे. आप अपने लेबर लॉ एडवाइजर से ऑडिट करवाइए कि मोटा मोटा क्या छूटता है. मैं आपको बता दूं, मे बी आपके कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं जो कंप्लायंस नहीं करते. अब रवि जी को भी बड़ा एक्सपीरियंस है, सिक्योरिटी एजेंसी है. अब जहां जहां कंपनीज के इंस्पेक्शन होते हैं तो इनके रिकॉर्ड भी मंगाए जाते हैं, तो इनके रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन होते हैं, साफ होते हैं. कोई इनकी वजह से किसी भी कंपनी के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आती. माय पॉइंट है कि यू हैव टू लुक इनटू योर कॉन्ट्रैक्टर्स आल्सो कि फुली कंप्लाइड है क्या. ऐसे आपके लॉजिस्टिक के कॉन्ट्रैक्टर्स भी होंगे और डिफरेंट
मे बी मैन्युफैक्चरिंग में कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे जिनकी कंप्लायंस है, वो बोलते भी हैं कि हम कंप्लायंस कर रहे हैं, तो प्लीज डोंट बिलीव देम. देयर इज ए प्रोसीजर, देयर इज ए ऑडिट फॉर दैट, एंड ऑलवेज टेक द एडवाइस ऑफ द ऑडिटर, लेवल ऑफ कंप्लायंस ऑडिटर जो आपका है, और उसके बाद टू विल इंश्योर कि देयर इज नो लायबिलिटी. सो नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. अब शर्मा जी लाला एक जी चीज ने, शर्मा हाँ जी बोलो बेटा एक चीज बताइए कि जी. कॉन्ट्रैक्टर अगर नहीं ये काफी बार ये पूछा जाता है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर कंप्लाई नहीं करता है, ESI PF कवर में नहीं करता है, तो क्या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी आ सकती है या इनकी नहीं है खास? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कहीं वॉयलेशन होगी तो कॉन्ट्रैक्टर को कहा जाता है टेक्निकली ही इज ए इमीडिएट एम्प्लॉयर, एंड प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वो स्टैब्लिशमेंट आप हैं. सो इन एनी केस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है. आई हैव टू मेक श्योर, बीइंग प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, आई हैव टू इंश्योर मेरी अपनी तो कंप्लायंसेस है ही, जितने कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज मेरे साथ है आई हैव टू इंश्योर कि उनकी भी प्रॉपर कंप्लायंसेस हो रही है. अदरवाइज इंस्पेक्शन के टाइम पे लायबिलिटी मुझ पे आएगी. सो आई हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस. या सो लाला जी ने ESI लगवा ली, सब कुछ रेगुलराइज हो गया, और जब सब कुछ हो गया तो बिजनेस में बरकत भी आती है, तो कंपनी थोड़ी बड़ी हुई, अब उनके पास एम्प्लॉयज भी बढ़े. ओके, तो एम्प्लॉयज बढ़ गए तो उनका अकाउंटेंट वॉज वेरी कॉशियस पर्सन, बड़ा सिंसियर था, तो उसने फिर आया कि सर अब 20 एम्प्लॉयज हो गए हैं, अब प्रोविडेंट फंड एप्लीकेबल हो गया, तो क्या करना है. तो यहां से एक चीज नेक्स्ट मिली कि जहां 20 एम्प्लॉयज होंगे प्रोविडेंट फंड लगता है. अब लाला जी को फिर आइडिया स्ट्राइक किया. अब वो लालापन थोड़ा फिर आया, तो उन्होंने कहा, फिर पूछा अपने फ्रेंड से, सर्कल से. उसने कहा कि मेरे एक दोस्त है, उनके पास तो बहुत एम्प्लॉयज हैं, और उन्होंने क्या किया कि सबकी 15,000 से ऊपर दिखा दी. विद द रिजल्ट क्या हुआ कि किसी का PF देना नहीं पड़ रहा. तो वाई कांट यू डू दिस. एक आइडिया दे दिया. अब ये जो है ये आधा सच है, मैं बाकी बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्या पार्ट है इसका. अब हुआ इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन में जब रिकॉर्ड मांगे गए तो लाला जी की फैक्ट्री में से 50 एम्प्लॉयज में से 50% ऐसे निकले जो कि प्रोविडेंट फंड में कवर्ड थे, और उन्होंने ऐसा मानते हुए कि 15,000 से सब ऊपर है तो सभी एग्जेम्प्टेड है, ये मान लिया था जो उन्होंने सुना था कहीं. नाउ आप यहां देखिए कि प्रोविडेंट फंड ESI की अगर कहीं नॉन कंप्लायंस हो तो उनकी कंप्यूटेशन के तरीके क्या होते हैं. वेरी वेरी एक्सपेंसिव अफेयर. अब यहाँ 25 एम्प्लॉयज की लाइबिलिटी एक साल की कितनी हुई, 11,25,000. 25 एम्प्लॉयज जो कि नॉन कंप्लायंट थे, और ये वो भी, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट विच वी कैन अंडरस्टैंड कि ह्यूज लाइबिलिटी आने के कारण ये हो गए. अब क्योंकि उसका कानून क्या है कि जिस महीने का कंट्रीब्यूशन आपने काटना चाहिए था आपने नहीं काटा, नेक्स्ट मंथ में आप नहीं काट सकते, दोनों शेयर आप ही को देने. ये है. तो अगर लगता है तो क्यों ना एक शेयर जो एम्प्लॉय का मैं उसको टाइमली काटता रहूं. दूसरी बात, दोनों शेयर देने हैं, फिर 12% ब्याज, 25% डैमेजेस पर एनम देना है. अगर 5 साल का इंस्पेक्शन हुआ, कहने को छोटी सी चीज है, 56,25,000 की लाइबिलिटी ऐड हो जाती है. इंटरेस्ट अभी लगेगा, डैमेज 25% वो अभी लगेंगे. जिस दिन अमाउंट डिपॉजिट होगा उस दिन से इंटरेस्ट, उस दिन तक कवर इंटरेस्ट लगेगा, फिर डैमेजेस भी लगेंगे. तो ये लाइबिलिटी ह्यूज है. तो ये अब ये मिस क्या है, इसी को आपने चेक करना है, और अपने जो लेवल एडवाइजर से आप ऑडिट जरूर कराएं टू अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंड. प्रोविडेंट फंड में एक चीज और देखने में आती है कि एक वो 5 गलतियां क्या है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा. कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है PF का, 12% कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर का 13% है, 12+. और अब जो है कि आप में से बहुत सब
मेरे कुछ फ्रेंड्स का ये भी होगा कि जी प्रोविडेंट फंड हमने लगाया हुआ है, हम टाइम से पैसा भी जमा करते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, सबका दे रहे हैं, फिर भी शो कॉज नोटिस आते हैं। तो उसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि क्या छूटा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। वो 5 गलतियां मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नॉर्मली कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, अगर आप उसके उसको चेक करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी आउट ऑफ द लायबिलिटी नॉर्मली। वो 5 गलतियां क्या है, हम एक वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये सब आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप चेक करेंगे तो आप अगर अपने अपनी स्टैब्लिशमेंट में जाके चेक करें तो यू कैन रियली, अगर कोई लीकेज है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन वर्क इट आउट एट राइट टाइम बिफोर इंस्पेक्शन। एक हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली कि प्रोविडेंट फंड लग गया, हम ना प्रोविडेंट फंड पूरे अमाउंट पे दे रहे होते हैं सैलरीज के। आप देना चाहें, ये आपकी चॉइस है, नो प्रॉब्लम, आप दे सकते हैं। लेकिन लॉ के हिसाब से जो स्टेचुरी प्रोविडेंट फंड है वो 15,000 तक आपको देना होता है। यानी एक एम्प्लॉय जिसकी सैलरी अगर 1 लाख भी है, तो आपकी लाइबिलिटी एज स्टेचुरी लाइबिलिटी, अगर ओपीएफ का मेंबर चलता आ रहा है, तो आपकी लाइबिलिटी 1800 रुपये। हमने ऑडिट में एक कंपनी जो हमारे बीसीआई ग्रुप से ही में है, तो वी हैव फाइंड आउट ओनली दिस पॉइंट, ह्यूज उनकी सेविंग हुई। तो ये भी आप चेक कर लीजिए कि आपके यहाँ आप देना चाहें तो डेफिनेटली यू मस्ट पे, आई विल नॉट स्टॉप यू, बट पॉइंट इज कि जस्ट यू मस्ट नो कि ये लॉ ये है। नाउ आई कम कि प्रोविडेंट फंड ड्यूज की जो लास्ट डेट है, डिपॉजिट डेट है, वो 15 तारीख है। स्टेचुरी कॉन्ट्रीब्यूशन जो पेमेंट है वो 15 ऑफ द फॉलोइंग मंथ है, ईएसआईपीएफ दोनों की। यहाँ गलती क्या होती है कि हम पैसा तो जमा करा रहे हैं, काफी स्टैब्लिशमेंट में क्या होता है कि पैसा 2 दिन लेट, 5 दिन लेट, 4 दिन लेट, मतलब दे आर टेकिंग इट कैजुअली। इसका इम्पैक्ट क्या आता है, जो डिले है उसका 12% पर एनम के जैसे इंटरेस्ट तो लगेगा ही, आपका डैमेजेस भी लगेगा। और अगर 15 तारीख की डेट है, 16 तारीख को आप डिफॉल्टर बन जाते हैं। और रिकॉर्ड अगर डिपार्टमेंट के लेवल पे आजकल डिजिटल मॉनिटरिंग होती है, सो अगर वो देखते हैं कि दे आर डिफॉल्टर इन डिपॉजिट, क्योंकि लॉ ये कहता है कि एक शेयर वर्कर का जो आपने काटा, यू कैनॉट कीप दिस अमाउंट विद यू। वो आप सिर्फ ट्रस्ट उसके अमाउंट को आप सिर्फ 15 तक रख सकते थे, 16 को आपको जमा कराना था, वो आपका अमाउंट है ही नहीं। अगर आपने 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन ज्यादा रखा तो आपने डिफॉल्ट किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की डेफिनेशन में भी आता है। उसके अलावा एक बहुत बड़ी गलती जो आई एम श्योर जगमोहन जी तो रोज ये सब देखते ही होंगे, देखते ही हैं, कराते भी हैं, आपको बताते भी हैं। इनकम टैक्स जब आपकी जो केस होता है, अगर लेट डिपॉजिट है, तो ये एक्सपेंसेस जो आपने अदरवाइज ईएसआईपीएफ में दिए हैं, ये कंट्रीब्यूशन जो आपने डिपॉजिट करा है, वो एड ऑन हो जाता है प्रॉफिट में आपके। अगर 1 लाख का कंट्रीब्यूशन है, 12 लाख रुपए अगर एड ऑन हो गया, तो 3 साढ़े 3 लाख रुपया आपका प्रॉफिट जो था वो नहीं माना जाएगा, खर्चे आपके 10 लाख कटने से। सो इट इज ए ह्यूज लॉस। सो माय इनविटेशन टू ऑल ऑफ यू इज, आप चेक करें। कई बार साइट नहीं चल रही होती 15 तारीख को, 14 तारीख को, तो आप वेल इन टाइम 10 को 12 को करा दीजिए, इट इज ऑलवेज गुड। तो ये सर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन। सर ये एक छोटा सा क्वेरी है सर, यहाँ पे एक छोटा इश्यू आ रहा है सर। जी सर देखिए, बताइए। हम लोग का मतलब हम वी आर डील विद 250 पीपल, उसमें काफी सारा अनस्किल्ड भी है। तो जी वो जी। क्या करते हैं सर, वो मतलब जॉब छोड़ने के बाद में भी हमको पता नहीं चलता है दे आर इन आवर पेर, मतलब हमको उनको पेरोल में रखना है कि नहीं रखना है। मतलब सैलरी लास्ट मंथ का सैलरी ले जाते हैं, इसके बाद में बोलते नहीं है, चले जाते हैं। तो क्या हो रहा है सर उनका, हमने अगर रिटर्न फाइलिंग करने के टाइम पे उनका फाइल करें या ना करें, एक दो जन के चक्कर में हम लोग को 260 आदमी का तो हैंग नहीं कर सकता है। तो नहीं या नहीं, तो मैं उनको देखो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसने आपके पास इस महीने काम ही नहीं किया तो कॉन्ट्रीब्यूशन तो कटेगा ही नहीं। ये अमाउंट पेड पे नहीं है, पेबल पे है। मान लीजिए उसने इस मिस्टर एक्स ने इस महीने 5 दिन काम किए, तो 5 दिन की उसकी सैलरी कंप्यूट कर दीजिए। कंप्यूट करने के 5 दिन का जो कंट्रीब्यूशन बने वो डिपॉजिट करा दीजिए 15 तक। नहीं लेके गया, जब आएगा तो ले जाएगा, या तो आजकल तो बैंक ट्रांसफर से सबके।
तो वो तो चैलेंज नहीं आएगा। सिर्फ आपका चैलेंज ये आएगा कि डेट ऑफ लिविंग उसने नोटिफाई नहीं करी, रेजिग्नेशन नहीं आया, यू डोंट नो कि वो छुट्टी पे है या absent है, बट हाँ डिपॉजिट कराने से इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला, डिपॉजिट से नहीं आने वाला। तो सर, डिपॉजिट को आप ऐसा स्टेट में अगर एक एक बार क्या हो रहा है सर, फॉर एग्जाम्पल देखिए सर, आपने जैसे बोला है एक एक बार साइट डाउन हो जाता है, जी तो डाउन होने के टाइम पे हमने वो लास्ट मंथ का हमने पेंडिंग करके दोनों मंथ एक बार नेक्स्ट मंथ में हम डिपॉजिट करने से होगा सर? देखिए, आप डिफॉल्टर हो गए पूरे 28 दिन या 30 दिन, उसके ऊपर इंटरेस्ट डैमेज लगेगा। ओके और डिफॉल्टर रिकॉर्ड में आ गए, कई बार क्या होता है इंस्पेक्शन के कई बार पैरामीटर्स डिसाइड होते हैं कि जिसकी कंप्लायंस पूरी उसकी इंस्पेक्शन नहीं होती, मतलब उन्होंने ओके पैरामीटर बना रखे हैं, डिफॉल्टर की इंस्पेक्शन में भी आती है मेरी तो मेरा पॉइंट ये है कि टाइम पे कराएं, आप 15 तक ना जाएं, 12 तक 10 तक करा दीजिए, रीजनेबली प्रिकॉशंस ले लीजिएगा। नाउ आगे मूव करते हैं। नॉट डिपॉजिटिंग द कंट्रीब्यूशन पीएफ ऑन द करेक्ट हेड्स, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी फरवरी 19 में, एंड उसके हिसाब से उसमें क्या था, उसमें जो एम्प्लॉयज जो स्पेशल अलाउंस या अदर अलाउंस, अगर जो इफ दिस अमाउंट इज बीइंग पेड टू ऑल एम्प्लॉयज ऑन अक्रॉस द बोर्ड, तो इट इज ए पार्ट ऑफ वेजेस। तो मेरा पॉइंट ये है कि एक बार अपने अपने ऑडिटर से, जो अपने लेवल एडवाइजर्स हैं, उनसे भी कंसल्ट कर लीजिए कि क्या हम राइट हेड्स पे दे रहे हैं, तो वो भी चेक करके, ये भी एक रीजन होता है लायबिलिटी, यूज लायबिलिटी एड हो। देन बेसिक इज नॉट अलाइंड, काफी एस्टेब्लिशमेंट में ये देखा गया है कि बेसिक 20% है, 30% है, 40 है, तो विच इज नॉट करेक्ट एट ऑल। सो बेसिक का फंडा समझिएगा, फॉर मेनी वेजेस एम्प्लॉइज, और मकान है तो मकान भी सिर्फ मकान एग्जेम्प्टेड है, यानी एचआर एग्जेम्प्टेड है, तो रीजनेबल अमाउंट होना चाहिए। ये भी चेक कर लीजिएगा कि क्या हमने रीजनेबल बनाया है जो इंस्पेक्शन पे एडमिसिबल होगा कि नहीं, तो ये भी देख लीजिएगा, ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। सर फिर इसमें बहुत मेरा, जल्दी सर बेसिक के ऊपर एक क्वेश्चन। शर्मा जी, डू वी वांट टू टेक क्वेश्चंस मिडिल में? अगर लेने हैं तो बोल से लिखवा सकते हैं जैसे चाहें, या आप एंड में लेने आप हैं अलग। मेरे ख्याल से या तो क्वेश्चन चैट पे डाल दीजिएगा, लास्ट में ले लेंगे मिलते का, तो फ्लो में आ जाए तो ऐसा है ना। हाँ, हाँ चैट सर, मेरे मेरे मेरी भी सलाह है कि लास्ट में होने चाहिए, क्योंकि हाँ, शर्मा जी की प्रेजेंटेशन इतनी बेहतरीन है, इतनी बेहतरीन है, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इनकी आने वाली स्लाइड में ऑटो आंसर हो जाएंगे। इससे क्या होगा, एक बड़ा प्यारा अमेजिंग फ्लो बना रहेगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी जैसा आप ठीक समझिए। मैंने आई थिंक बिल्कुल सही आपने सजेशन दिया, आई थिंक लेट्स डू इट इन द लास्ट में। और ये बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हमने रखी है, कोई टेक्निकल डिस्कशन नहीं कर रहे, कोई सेक्शन की बात नहीं कर रहे। क्लियर, गुड। तो कुछ रह जाएंगे तो फिर डेफिनेटली विल टेक अप द लास्ट में। ओके, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अक्सर गलतियां हो रही हैं कि हमने बोला कि जी, जो मैंने आपसे वो एग्जांपल दिया था कि 15,000 से ऊपर, जो पिछले, अगर आपको याद है अभी बताया मैंने कि 15,000 से ऊपर एम्प्लॉयज हैं, तो उसकी अगर सैलरी है तो पीएफ में नहीं आया, आधा सच है। लॉ ये कहता है कि अगर वो पहले मेंबर था, इररेस्पेक्टिव द अमाउंट ऑफ सैलरी ही ज्वाइंड विद अस, अगर प्रोविडेंट फंड का मेंबर था तो आपको भी बनाना पड़ेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है। नो, तो इसलिए मेक श्योर कि आपके पास अगर कोई एम्प्लॉय ज्यादा सैलरी वाला आता है तो आप वो, कि वो पीएफ से एग्जेम्प्ट है ऐसा ना माने, उसका आधार मंगाए, चेक करें कि उसका प्रीवियस यूएन लाइव है कि नहीं। अगर लाइव पासबुक है, देन यू हैव टू मेक ए मेंबर इन योर एस्टेब्लिशमेंट ऑल्सो। ये चीजें कैसे निकलेंगी आपको, उसके लिए यू हैव टू गेट योर डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स ऑडिटेड फ्रॉम योर लेबर लॉ एडवाइजर, उसी से आपको एक आइडिया लगेगा कि कहाँ। नाउ लेट्स मूव फर्दर। तो अब आ गया जी, ड्यूरिंग कोविड पीरियड लाला जी का अकाउंटेंट आया उनके पास, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट बोनस। उसने कहा सर, इस साल तो कंपनी में प्रॉफिट नहीं हुआ, तो क्या बोनस क्यों हमें देना है, कैसे करेंगे? सो ही वाज जस्ट आस्किंग दिस, कहाँ से देंगे? तो अब ये सवाल था। अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ कि हुआ क्या। आप बोनस के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं।
और यहाँ पर ये कोविड के टाइम पे मेरे पास एक मेरे क्लाइंट जिनके पास 525 एम्प्लॉइज है, बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट ये फिगर्स मैं आपको दे रहा हूँ और नाम नहीं दे रहा हूँ उसका, जस्ट टू अंडरस्टैंड, कनेक्ट करने के लिए आपको कि बोनस की भी अगर अवेयरनेस नहीं है तो कितना ह्यूज कॉस्ट हो सकती है। तो हुआ क्या कि उन्होंने मुझे बोला कि जी सर, बोनस तो हम नहीं दे पा रहे हैं, और तो कैसे करना है। तो इट इज जस्ट कंपनी, बड़े अच्छे पैकेजेस अब तो टेक ओवर कर लिया किसी मल्टीनेशनल जिनके साथ जुड़ गई। ये हैव नाउ इट इज बिकम अ बहुत बड़ी कंपनी बनी हो। हुआ क्या था, जब मैंने कहा ऐसा क्या हुआ, कुछ ज्यादा अमाउंट तो नहीं बनना चाहिए, ये फिक्र थी। अब उन्होंने ये बोला सर 2 करोड़ 36 लाख बन रहा है अगर 8.33 दे दो, और 20% दें तो 5 करोड़ 90 लाख बन रहा है। सो आई वाज शॉक्ड, मैंने कहा ऐसे कैसे बन रहा है, मतलब कुछ कैसे हो रहा है ये सब। बोलते सर वो तो सीधा सीधा कैलकुलेशन है। तो मैंने कहा मुझे कैलकुलेशन दी, एंड जब मैंने कैलकुलेशन चेक करी, स्टैच्यूटरी बोनस ये बनता था। अब ये हम डिस्कस करें कि ये क्या हुआ था। टू यू ऑल नो एंड कि एग्जैक्टली कहीं ऐसी गलती कैसे होती है, एंड वी नीड टू लर्न फ्रॉम सच टाइप ऑफ मिस्टेक्स। तो उसमें क्या हुआ, मतलब आप देखिए 2 करोड़ 36 लाख के अगेंस्ट 3 लाख 22 हजार स्टैट्यूटरी बोनस जो लॉ के अंदर मुझे देना होता। हुआ क्या था, मैं आपको बताता हूँ बैकग्राउंड क्या हुआ। कंपनी वॉज स्टार्टेड, जैसे नॉर्मल कंपनी शुरू होती है तो 3 4 5 लोगों के साथ शुरू हुई थी कंपनी, एक छोटे लेवल। तो देवर इन एक स्पेशल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर का काम है इनका, बहुत अच्छा, एक अलग ही इनका प्रोडक्ट था कुछ। तो 4 5 लोग थे, बीच में जब 4 5 लोग काम करते थे तो दिवाली आई। तो उन्होंने कहा कि जी सर क्या करें। उन्होंने कहा क्या करना होता है, अकाउंटेंट से पूछा तो कह रहे सर वो दिवाली पे ना 1 महीने की तनख्वाह देनी होती है सबको बोनस के रूप में। उसने कहा दे दो। अब किसी की सैलरी 10 हजार थी तो किसी की 40 थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कंपनी वाज डूइंग क्वाइट वेल, ही वाज हैप्पी। मालिक भी जो थे वो डायरेक्ट वो भी अपना साथ सब मिलकर काम कर रहे थे, देयर वाज नो प्रॉब्लम, एंड ठीक है। अब वो एक उन्होंने ना एक पैटर्न सेट कर दिया, धीरे धीरे कंपनी ग्रो होती गई, और पैटर्न वही सेट हो गया कि 1 महीने की तनख्वाह देनी है। जिसकी 4.5 लाख है उसको भी 1 महीने की जा रही है। फिर बीच में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गए तो उन्होंने 20% कर दिया। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनको चल रहा था। तो कोविड में समझ आया। तो मेरा पॉइंट ये है, आप दे रहे हैं देना चाहिए, कोई इशू नहीं है, एक्सग्रेशिया करके दीजिए। स्टैच्यूटरी बोनस को जब समझना होगा कि स्टैच्यूटरी बोनस कहाँ कहाँ है, क्या है उसके बारे में। तो ये समझना जरूरी है कि हु इज इंटाइटल्ड, ये कौन इंटाइटल है बोनस के, हु इज नॉट इंटाइटल्ड, अमाउंट क्या है। तो ये समझिएगा कि जिसकी तनख्वाह 21 हजार तक है, नोटिफिकेशन आया था दिसंबर 2015 में, जिसकी सैलरी 21 हजार तक है वही एम्बिट ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के प्रोविजंस में फॉल करता है। इससे पहले 10 हजार की फिगर थी, दिसंबर 2015 में ये 21 हजार हुई। किसको मिलता है, जिसने 30 डेज काम। नाउ, और इसका कंप्यूटेशन कैसे होता है, मिनिमम वेजेस फॉर एस्टेब्लिशमेंट, मिनिमम वेजेस और 7,000 विच एवर इज मोर, उसके बेसिस पे ये कंप्यूट होता है। तो चलिए फिर एक इसमें हम एक काम और करते हैं, जस्ट टू शेयर विद यू, और थोड़ा एक आपसे भी सवाल करते हैं हम लोग कि हेलो, तो पीछे वाली क्लास हेलो, एक एक सवाल मैं पूछता हूं आपसे, चैट बॉक्स पे आप जवाब दीजिएगा, एंड जस्ट टू अंडरस्टैंड कि शर्मा जी आपका म्यूट हो गया शायद, हो गया। अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय है, सैलरी 20,000 है, बोनस कंप्यूटेशन, एक बोनस कंप्यूटेशन जो है वो 20,000, ठीक है, बोनस कंप्यूटेशन 20,000 पे होगी। तो इसको बोनस कितना मिलेगा, चैट बॉक्स बताइए। चलिए मैं बताता हूं।
on minimum wage of 7,000 which are removed. This is the correct answer. 20 पे नहीं मिलेगा. अगर किसी की सैलरी 20,000 है तो उसको 20,000 वो कवरेज की लिमिट में वो आएगा जिसकी 21,000 तक है. He will come under the ambit of the payment of bonus act. लेकिन while we computing the bonus, उसकी सैलरी 20,000 नहीं मानी जाएगी. वो मिनिमम वेजेस जो कि जिस कैटेगरी में वो फॉल करता है, वेदर हेल्पर और स्किल्ड और सेमी स्किल्ड, जिस कैटेगरी में वो फॉल करता है उसका मिनिमम वेजेस के हिसाब से कंप्यूटेशन होगी. और एक एग्जांपल लेते हैं. एक एम्प्लॉय की सैलरी 23,000 है, राइट, और मिनिमम वेजेस 14,000 है. तो आप बताइए कि उसका बोनस का क्या स्टेटस होगा, कौन सी सैलरी कंसीडर की जाएगी? एक उमेश जी बता रहे हैं कि 8.33. ओके उमेश जी, हाँ जी, और बताएं कोई? ओके 14,000. वेरी गुड. आई विल गो नेक्स्ट. ओके 7,000, 14,000. ओके थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन. चलिए मैं आपको बताता हूं. हियर आई विल नॉट गो विद यू बिकॉज 23,000 है और 21,000 तक विल कम अंडर द एम्बिट ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस. इज नॉट एलिजिबल. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. ग्रेट. एक एग्जांपल और लेते हैं. चलिए नाउ एक एम्प्लॉय की सैलरी 18,000 है, मिनिमम वेज 14,000 है. सो नाउ व्हाट इज स्टेटस? बोनस कितने में मिलेगा? ओके यार एक मिनट हे कसं वाढवायचं स्पीकर? हेलो. ओके वेरी गुड, वेरी गुड. 14,000. थैंक यू सो मच. ग्रेट. होतोय. वेरी नाइस. थैंक यू सो मच. आई कैन अंडरस्टैंड एग्जैक्टली. आप बिल्कुल यू आर गिविंग योर फुल अटेंशन हियर एंड इट इज बीइंग डिलीवर्ड टू यू. वाओ. सो नाउ माय रिक्वेस्ट टू यू इज कि आप अपने लेवल एडवाइजर से ऑडिट कराएं आप कहां स्टैंड करते हैं. देन इट विल यू विल अंडरस्टैंड. कुछ अगर मिसिंग होगा सो इट विल बी कवर्ड. गुड. नाउ अच्छा एक मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी रिगार्डिंग दी फैक्ट्री लाइसेंस. आपने आई एम श्योर आपने मंगाया होगा. शर्मा जी बोनस पे एक और चीज थी. ये मेरे एग्जांपल में भी है. हाँ शर्मा जी बताइए बोनस प्लीज. पे एक और चीज थी कि वो जो जिन लोगों का प्रॉफिट ज्यादा है उनको शायद कैलकुलेट करना पड़ेगा मोर देन 8.33%. और वो कैलकुलेशन इतनी आसान नहीं है, मोस्ट लोग नहीं कर पाते. तो आप उस पर भी कुछ बोलना चाहेंगे या आपकी हाँ बिल्कुल. थैंक यू. आपसे? नहीं 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 नहीं. थैंक यू सो मच रवि जी. मैं उसको मिस कर गया था. डेफिनेटली थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी दिस एंड आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस. देखिए बोनस में जैसा आपने बताया कि 3 फॉर्मेट है. फॉर्म ए, बी एंड सी एंड डी. ए और बी जो है सेट ऑन सेट ऑफ का एक फॉर्मूला है. जो हमारे इनकम टैक्स के प्रॉफिट्स होते हैं वो नहीं होते. उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हमें ऐड करने होते हैं और उसका अलग कैलकुलेशंस होती है. उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि बोनस की कंप्यूटेशन 8.33 आएगी या 12% आएगी या अप टू 20%, कोई भी फिगर. जब वहां से वो कंप्यूटेशन होती है अकॉर्डिंगली हमें उस हिसाब से ही बोनस फॉर्म सी में देना होता है. और फॉर्म सी में जो देना होगा जो कि डिसबर्स करेंगे बोनस, कई जगह डिस्कशन में ये आता है कि बोनस कैन इट बी पेड मंथली और इट कैन नॉट बी पेड. ये थोड़ा डिबेट का सब्जेक्ट है. अगर मैं आपको बोलूं कि दे सकते हैं तो गलती हो जाएगी और ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो सकता. तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि एक इसका एक पूरा सिस्टम है कि आपको क्या ध्यान रखना है और क्या उसका उसका क्या डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करना होगा, क्या क्या. जैसे मैं आप कल कल की ही एक डिस्कशन में आपसे शेयर करूं रवि जी. कल मैं कहीं मीटिंग में था तो काफी लंबी मीटिंग हुई, बड़ी कंपनी थी. उनके साथ उन्होंने बोनस का रिकॉर्ड मेरे सामने रखा. तो उन्होंने दिखाया कि जी हम ये बोनस मंथली दे रहे हैं और हम टाइम से दे रहे हैं और काफी उन्होंने पैरामीटर्स का ध्यान भी रखा. लेकिन क्या कर रहे थे, एक गलती कर रहे थे. पेमेंट ऑफ बोनस की डेफिनेशन और ईएसआई की डेफिनेशन जम्बल्ड कर दी. द रिजल्ट
वो ईएसआई बन गया था पार्ट। तो ये चीज देख लीजिएगा। उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि लेबर लॉ एडवाइजर से कंसल्ट करके एक अपना सिस्टम बनवाइएगा, सो दैट कि एट लेटर स्टेज कोई लायबिलिटी अराइज ना हो। और फॉर्म डी में रिटर्न भेजिएगा टाइमली। जी कपूर साहब कुछ जी। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शर्मा जी। आपने मेरा सारे गार्डों को बोनस मंथली दिलवाने में मदद की, और आप सही कह रहे हैं कि एक सिस्टम से देना ही बेस्ट रहेगा, जो अपने लेबर लॉ कंसल्टेंट से वो लोग डिस्कस कर सकते हैं। जी मतलब सिस्टम बना के देन भेजते मत सोचिए, तो वो सब करना होगा तरीके से। ठीक है ना जी। ओके सो नाउ अब लाला जी ने बोला कि हमने सब कुछ इन ऑर्डर है हमारा, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब आप ऑडिट करा लीजिए अपना लाइसेंस। तो उन्होंने कहा, तो उनके लेबर एडवाइजर को बुलाया कि जी मेरा सब ठीक है। तो उन्होंने कहा चलो फैक्ट्री लाइसेंस दिखाइए, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस भी। तो आई एम श्योर कि फैक्ट्री लाइसेंस आपने मंगवाया। कोई एनीबॉडी वुड लाइक टू वॉलंटियर विद, या चैट बॉक्स पे आप बताएंगे, शेयर करेंगे फैक्ट्री लाइसेंस। एनीबॉडी इज हैविंग फैक्ट्री लाइसेंस ऑन हिज योर व्हाट्सएप? शर्मा जी, लगता है लोगों ने मंगवाया नहीं, बट शायद आप ओके नहीं, ये शॉप शॉप से ओके ओके। अच्छा 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 ओके ओके। उमेश पांडे जी ने मंगवाया है, राइट? करेक्ट करेक्ट। उमेश जी अनम्यूट करेंगे आप? जी उमेश सर। जी हाँ थैंक सर। यू, प्लीज थैंक यू सो मच। सर ये क्या ट्रेड लाइसेंस की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, आई एम फैक्ट्री टॉकिंग फैक्ट्री लाइसेंस या। तो उमेश जी कैन यू म्यूट योरसेल्फ? अनम्यूट कर दीजिएगा आप। जी हाँ जी सर। उमेश जी, हाँ थैंक यू। उमेश जी लाइसेंस आपके सामने है, ठीक है? और मैं आपको एक डिस्कस करूंगा, एंड प्लीज एवरीबडी भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एंड एब्सोल्युटली वी आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट। यस उमेश जी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नाउ, जस्ट ओके। तो ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, आप कनेक्ट करिएगा डॉट्स को। एक एग्जांपल है, एक ये मर्सिडीज है, राइट? तो ये इसमें देख सकते हो उमेश जी कौन चला रहा है? उमेश जी कौन चला रहा है गाड़ी? ये ड्राइवर चला रहे ये ड्राइवर तो साइड में बैठा हुआ है हैं, रोबोट चला रहे हैं। ना, रोबोट नहीं, ये बिजनेस ओनर है ओह अच्छा। है ना? ओके सो दूसरा एक एग्जाम्पल, एक आगे। अब ये इसमें कौन चला रहा है? इसमें ड्राइवर चला रहा है, ओनर ओके बैठा वेरी गुड वेरी गुड। अब बिजनेस ओनर बैठा हुआ है, राइट? है। जी अच्छा अब आपके सामने फैक्ट्री लाइसेंस है आपका। जी। आप यू आर फ्रॉम विच स्टेट? वेस्ट बंगाल सर। वेस्ट बंगाल। इसमें आप देखिए, इसमें नाम लिखा हुआ है ऑक्युपायर का। किसका नाम है? ऑक्युपायर का प्रॉपर ओनर है। ओनर ऑक्युपायर मतलब ओनर। नहीं किसका उसमें नाम? आप उसमें डायरेक्टर है? उसमें सर ओनर का नाम है ऑक्युपायर की जगह पे। नहीं मतलब ओनर क्या डायरेक्टर है, पार्टनर है, प्रोप्राइटर है? डायरेक्टर डायरेक्टर। डायरेक्टर है। तो यू आर ऑल्सो वन ऑफ डायरेक्टर? नहीं, मैं एम्प्लॉय हूँ सर। अच्छा 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 जी ओके। तो अब इसमें जो है ना, मेरा पॉइंट ये है, क्या ये डायरेक्टर जो है ही इज देयर ऑलवेज इन द फैक्ट्री, या बाहर जाते हैं बिजनेस के हाँ, लिए? कभी कभी जाते हैं। तो क्या ये प्लांट को पूरी तरह से यही देखते हैं, सुपरवाइज करते हैं? नहीं, प्लांट हेड है सर। प्लांट हेड है ना? जी तो इनको तो इतना सब मालूम होगा जितना प्लांट हेड को पता होगा। हाँ, नहीं प्लांट हेड को ज्यादा पता होगा कि इनको पता होगा? ज्यादा प्लांट हेड को ज्यादा पता है। तो गाड़ी कौन चला रहा है? अभी ड्राइवर चला रहा है। मतलब प्लांट हेड नहीं चला प्लांट रहा। हेड प्लांट हेड चला रहा है। अगर हम दोनों उसमें से देखें, उसके साथ कनेक्ट करें, तो गाड़ी कौन चला रहा है? प्लांट हेड और बिजनेस ओनर्स में से कौन चला रहा है? प्लांट हेड बिजनेस चला ओनर रहे हैं। चला नहीं, प्लांट हेड को चला, ये प्लांट हेड, ये बिजनेस ओनर चला रहे हैं, ये प्लांट हेड चला रहे जी हैं। मेरा मतलब ये है कहने का कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल बिजनेस ओनर्स टू अंडरस्टैंड कि हमने
अपने ऊपर वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए, अगर चालान होगा तो लाइसेंस किसका जाएगा? जो गाड़ी चला रहा हो। दैट मैटर्स, सो वी नीड टू लुक इनटू दैट। ठीक है, ओके। नाउ तो रवि जी, या शर्मा जी, तो आप ये कह रहे हैं एक किस्म से कि जी, अगर कोई ओनर है जी, और वो फैक्ट्री में नहीं होता है, या उसकी 4-5 फैक्ट्रियां हैं, अलग तो अलग होती वो है। अलग अलग होती हैं, जगह जगह पे होती हैं, तो उसका नाम ऑक्युपायर नहीं होना पे होना चाहिए, क्योंकि वो डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं है। एब्सोल्युटली, और थोड़ी सी एब्सोल्युटली, भी दिक्कत हो गई तो वो बेचारा सारा फंस ऑपरेशन जाएगा। हाँ, जबकि रुक गाड़ी तो जाते हैं ना। ड्राइवर चला रहा है और फंसेगा वो एक्चुअली। करेक्ट, डेट्स होंगी, जाना पड़ेगा, कोर्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा, सो दैट इज देयर। सर बिल्कुल अगर सही। प्लांट हेड चेंज हो जाता है तो ट्रेड लाइसेंस, जो फैक्ट्री लाइसेंस है, वो भी दोबारा आ अपडेट जाएगा, कराना पड़ेगा। तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? नॉर्मल नॉर्मल सा प्रोसेस है, कोई ज्यादा लंबा काम नहीं होता उसमें। वो भी चेंज हो जाता एक फॉर्म भरना। ओके, या रवि जी, नाउ यू कैन टेक, हम क्वेश्चन ले सकते हैं। बिल्कुल जी, गुड। तो चलिए अच्छा, एक आप लोग। रिक्वेस्ट है मेरी, एक फीडबैक के लिए रिक्वेस्ट है रवि जी। ओके। हेलो, आपके पास वो रवि जी, मैंने आपके पास, मेरे पास तो कॉपी नहीं आई, ऑफिस ने जो आपको भेजा है मेरे, ओके, है ना? तो एक काम करता हूँ, वो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा है, तो ओके, मुझे व्हाट्सएप से निकाल कर शेयर करना पड़ेगा इसके ऊपर। लेट मी जस्ट ट्राई एंड डू दैट। जी, पर जब तक मैं ये ट्राई करता हूँ, एक आधा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जो लोगों हाँ ने हाँ, प्लीज, मेहनत करके चैट पे लिखा है। या प्लीज तो प्लीज प्लीज। मीनू त्यागी जी ने काफी सारे क्वेश्चन लिखे हैं, तो उनके सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। जी, कि मीनू त्यागी जी कहते हैं, इन केस द पर्सन, ये डेथ हो जाती है उसकी, और वो उसको पीएफ की पेंशन मिल रही है, तो क्या उसको ईएसआई की पेंशन भी मिलेगी? ओके। देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सी, प्रोविडेंट फंड की पेंशन मिलेगी। प्रोविडेंट फंड में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डेथ हो या ना हो, कोई मैटर नहीं करता। एक सेटलमेंट, हेलो, हाँ अगर जी, वो, बोलिए। हाँ जी। अगर डेथ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगी तो डेफिनेटली ईएसआई की पेंशन भी मिलेगी, अगर ईएसआई में कवर्ड है तो। जी, गॉट इट, एब्सोल्युटली। तो मैं अब किसी और ऑर्डर से ले रहा हूँ। मनीष गुलाटी जी पूछते हैं कि जी, वैसे शर्मा जी, मैंने मीनवाइल फीडबैक फॉर्म भी शेयर कर दिया, गूगल लिंक। जी, 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 तो आई थिंक वी शुड इनकरेज पीपल टू फिल दिस फीडबैक फॉर्म, और अगर जो लोग फीडबैक फॉर्म फिल करेंगे, क्या आप जी, उनको ये स्लाइड्स मेल कर सकेंगे? हाँ हाँ, विल डेफिनेटली सेंड दिस, यस, विल तो डिलीवर इसका तो आप पीपीटी लोगों दे से देंगे। गुजारिश, हाँ, पीपीटी पीपीटी आप दे दीजिएगा, इट मे बी यूजफुल। सो कृपया करके फीडबैक फॉर्म फिल कीजिए, डेफिनेटली। and this will help Sharma ji do deliver even better sessions next time. Not that this was bad, this was fantastic, but always an area of improvement. And most importantly, आपको ये feedback, आपको ये slides भी मिल जाएंगे। ओके, मनीष गुलाटी जी पूछते हैं कि बोनस एग्जेम्पशन, Sharad Sharma ji, what I'll do is I'll take on all the questions first who written in the chat, and then remaining I'll take on if time permitting, because it kind of reduces the time people ask questions then. Manish Gulati ji कहते हैं exemption, basic exemption in basic salary is 21,000 or gross salary of 21,000 with respect to maximum limit. तो सो मतलब हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, सॉरी। आपका सवाल है कि एग्जाम 21,000 में क्या क्या कंपोनेंट शामिल है, टोटल है या बेसिक है? प्रॉब्लम इनका सवाल ईएसआई से है, क्योंकि नहीं, किस सर, बोनस से, बोनस बोनस से, अच्छा, बोनस से। ओके। सो 21,000 के दो कंपोनेंट आते हैं, बेसिक और डी। क्या करेंगे? ओके, बेसिक और डी आ जाते हैं, ठीक है, गॉट इट। अगर सावंत सरोगी जी पूछते हैं कि इनके पास 26 एम्प्लॉय हैं, जी, जिसमें से 9 एम्प्लॉय 30,000 से ज्यादा ड्रॉ कर रहे हैं, तो इनको क्या पीएफ की रजिस्ट्रेशन लेनी जरूरी है? अगर इनके पास सारे के सारे एम्प्लॉयज भी अगर लिमिट से ज्यादा ड्रॉ कर रहे हो, तभी रजिस्ट्रेशन तो लेनी ही पड़ेगी।
अच्छा, अगर जैसे कोई मैकेंजी जैसी कंपनी है जिसके सारे एम्प्लॉय लाखों रुपया महीना ड्रॉ करते हैं, पीएफ की रजिस्ट्रेशन होनी जरूरी है। लेनी पड़ेगी द मोमेंट 20 एम्प्लॉइज आर एम्प्लॉयड। गॉट इट सर। मीनू त्यागी जी पूछती हैं कि इफ पर्सन हैज जॉइंड जी कंपनी जी and withdraw last company PF, then should we still need to consider him in PF? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। सी पॉइंट ये है कि मैंने अपनी पीपीटी में भी लिखा था, उसमें अगर वो पहला यूएन है लाइव, अगर विड्रॉ कर लिया, सो डेफिनेटली उसकी पासबुक में वो नहीं आएगा, विड्रॉवल आ जाएगा, देन यू आर फ्री नॉट टू मेक हिम मेंबर इन योर ऑर्गेनाइजेशन। यस, फॉर्म 11 साइन करवा लीजिएगा, फॉर्म 11 इज मैंडेटरी। जी, Got it. Can we start depositing PF of new joinee contribution after a month or after the probation period? नो, यू हैव टू पे फ्रॉम डे 1। बिल्कुल सही जी। Okay, so now some more questions have come up. बोनस एप्लीकेबिलिटी के लिए लिमिट 21,000 ऑफ बेसिक सैलरी और ग्रॉस सैलरी, जो हमने बता दिया, बेसिक मिनिमम वेज प्लस डीए ऐड कर है, राइट? अब उसके लिए सैलरी की जो है ना, बोनस में 2-3 लेयर है समझने वाली। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज इंटाइटल? इंटाइटल वो है जिसकी बेसिक और डीए 21,000 तक है। अब उसको मिलेगा कितना? मिलेगा ऐसे कि मिनिमम वेजेस ऑफ द कैटेगरी और 7,000 विच एवर इज मोर। कंप्यूटेशन अलग तरह से होगी, तो अलग अलग है सब। परसेंटेज कितने होगी? 8.33 और 20% के बीच में। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं। Got it. मीनू त्यागी जी पूछती हैं कि अर्न लीव आर कैलकुलेटेड ऑन 26 और 30 डेज। हालांकि अर्न लीव का हमारा बीच में सब्जेक्ट नहीं था कोई, लेकिन चलिए आपने पूछा है तो मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटेशन का जो तरीका फैक्टर्स एक्ट में अलग है, और उसमें एक रजिस्टर बनता है। रजिस्टर के हिसाब से प्रोसीडिंग मंथ के जितने डेज, फिजिकल वर्क डेज होते हैं, उनको जितने अमाउंट सैलरी ली है उससे डिवाइड किया जाता है। लेकिन नॉर्मली इट इज मोर देन दी नॉर्मल रेट। लेकिन नॉर्मली 26 से कर देते, 30 से कर देते, चल जाता है। कोई ज्यादा स्पेसिफिक लोगों को ज्यादा मालूम भी नहीं है इसके बारे में, लेकिन टेक्निकली जाओगे तो वो तरीका। Got it. जी, और राधा जी ने हाथ रेज किया हुआ है। कैन बी या प्लीज। हाँ जी, राधा जी सर। जी बताइए राधा जी। जी, हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार जी। तो मैं भी वेस्ट बंगाल में ही हूँ और हमारा हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टिंग का काम है। तो हैंडलिंग में हमारे पास क्या होता है ना, जैसे रैक आती है, रेलवे की रैक्स आती है जिसको हम हैंडल करते हैं, तो उसमें अलग अलग लोग अलग अलग दिन आते हैं। मतलब आज जो आया है वो हो सकता है कल ना आए, फिर ना आए, या फिर वो एक दिन में 3 लोगों का काम कर रहा है। हो सकता है मेरे पास 2 घंटे का काम है, दूसरे बंदे के पास चला गया, वहां कर लिया, फिर से मेरे पास आ गया। तो ऐसे केस में पीएफ कैसे दे सकते हैं? वो लेबर है, वो हमारे अंडर में एम्प्लॉय नहीं है। तो ये एक हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने बताई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, लेकिन अब इसको दूसरी तरह से समझिएगा कि प्रोविडेंट फंड ने एक यूएन नंबर का कॉन्सेप्ट है कि उसका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है। अगर वो आपके पास एक दिन आया तो उसका एक दिन का ही कॉन्ट्रीब्यूशन काट लीजिए, वो ऑटोमेटिकली सिमिलर एक ही अकाउंट में जहां भी काम करेगा, पेमेंट उसको बाई चेक आएगी, बैंक ट्रांसफर आएगी, प्रोविडेंट फंड कंपोनेंट कटेगा, वो उसके खाते में जाता रहेगा, नो प्रॉब्लम। तो वो अब चीजें और सर आधा दिन और 2 घंटा 4 घंटा करता है जब? तो इट्स ओके। तो सारा एक ही अकाउंट में से आधार लीजिए, उसका यूएन नंबर से जनरेट करिए और जमा करा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कोई इवन मैं आपको दोनों बताऊं, लोग वैसे करेंगे? अगर 3 लोगों के पास काम कर रहा है एक ही दिन में, तो तीनों लोग वैसे ही करेंगे? अब तो क्या होने जा रहा है, नए सोशल सिक्योरिटी कोड आ गया, जो कि बस जल्दी नोटिफाई होने वाले हैं। 4 नए कोड आ रहे हैं, उसमें तो इवन गिग वर्कर्स भी कवर्ड है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, गिग वर्कर्स। सोशल सिक्योरिटी का नेट सबको मिलना चाहिए अक्रॉस दी वर्ल्ड, अक्रॉस दी वर्ल्ड सबको मिलेगा। तो ये सर अभी तक हम लोग ओके, आप कंप्लीट कर लीजिए, सॉरी। तो ये सोशल सिक्योरिटी नेट है, ये और आगे बढ़ने वाला है। और उसके लिए तरीका आपके पास बड़ा इजी है। आज आपके पास डेली वेजर 25 आए, 5 दिन करे, कोई 1 दिन करे, आप उतना जमा करा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काटिए, उसके खाते में चला जाएगा। और सर अगर यूनिवर्सल नंबर नहीं है तो अकाउंट नंबर? यूनिवर्सल नंबर नहीं है
तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा अगर लिमिट के अंदर अंदर पीएफ कटना है तो। ओके, तो क्योंकि इनको हम लोग डेली पेमेंट नहीं करते हैं, ये पूरे महीने काम करते हैं किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में, लेकिन उनको हम लोग अल्टीमेटली कैश देते हैं क्योंकि ये लोग अपना बिल वगैरह नहीं देते। नहीं, तो पर वो इस फिर केस में ऑफ द रिकॉर्ड हो गया ना। अब उसमें एक चैलेंज आएगा, खुदा ना खास्ता ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई एक्सीडेंट हो गया, हम्म then there is a problem। हम्म तो सर मेरे ख्याल से मेरी जो चैलेंज है ना वो इतनी आसान नहीं है, उसके लिए आपको ऑडिट करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, वो कोई बात नहीं, कर डन, ऑडिट करवा यस, डन, वो करवा देंगे। शर्मा हाँ जी, तो सर अगर जनवरी लोग में करेंगे। हाँ अगर कुछ लोग ऑडिट कराना चाहें, जैसे राधा जी ने बोला, तो जी क्या जी वो जी, आपकी सर्विसेज यूज कर हाँ सकते हाँ, हैं विल कि विल या प्रोवाइड दिस। क्या करे वो, आपसे कैसे टच करें, नेक्स्ट स्टेप क्या होना इसमें चाहिए? इसमें जो है ना, फॉर्म में ही मेरे ख्याल से वो फॉर्म में अपनी भर डिटेल दिया है। डाल। हाँ उन्होंने, मैंने भी भर दिया है। मैंने हाई है प्रायोरिटी तो, लेकिन मैंने मीडियम करी क्योंकि 1 महीना अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम जनवरी में करेंगे। डन डन, थैंक यू। यस सर। है ना, और यू कैन हैव, आप नंबर भी नोट कर सकते हैं, यू कैन कॉल आल्सो, है ना। बाकी उसमें आपने फॉर्म भर दिया, देन विल समबडी विल कांटेक्ट यू। जी जी जी, थैंक यू। ओके, हाँ जी। यस शर्मा जी, 2-3 लोगों ने हाथ रेस किया, पर जी उससे जी पहले मैं चैट के क्वेश्चंस खत्म कर लेता हूँ। जी जी। सुरेश दास जी कह रहे हैं, इफ वी स्किप 5% आउट ऑफ 50 इन मंथ ऑफ नवंबर ईपीएफ चालान, कैन वी ऐड इन दिसंबर मंथ और वी नीड टू पे एज एरियर एक्स्ट्रा? नहीं, पर वो क्यों स्केप हुए वो समझना पड़ेगा कि उनके केवाईसी मैच हो रहे थे, क्या रीजन था। नहीं, अगर ये किसी की 5 ड्यूटियां नहीं डाल पाए, 5 वो लोगों का, ठीक हाँ, है, वो ठीक है, ठीक है। अगर नहीं वैसे छूट गया तो उसका नवंबर का अलग जमा होगा, दिसंबर का अलग जमा होगा। नहीं, पांच No, ड्यूटी no, नहीं no, डली। नहीं नहीं, you're right. Let him clarify. सुरेश दास जी, आप अनम्यूट करके बताना चाहेंगे क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब सर हमारा 50 एम्प्लॉय है, उनमें से बाई मिस्टेकली 1-2 एम्प्लॉय का स्किप हो गया है, ओके, तो वो अलग से एक चालान बनाना है या दिसंबर में ऐड करने से हो जाएगा? आप ABRY का बेनिफिट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? नहीं सर, नहीं ले रहे हैं अभी। नहीं ले रहे तो फिर आप अलग बना दीजिए चलान, इशू अलग बना दो, अगर सप्लीमेंट्री बना के जमा करो। अगर मिलाकर बना देने से प्रॉब्लम होगा ना? मिला के कैसे बनाओगे, एरियर दिखाना पड़ेगा। एरिया दिखाना पड़ेगा। हाँ, जी अगर जी आप सर। ABRY का बेनिफिट ले रहे हैं तो बेनिफिट खत्म हो जाएगा, तो वो आप नहीं ले रहे, कोई प्रॉब्लम ठीक ठीक है सर, ठीक। चलिए, तो नहीं। आप लेट्स कहाँ पर है, आस्क। किस स्टेट में है? ये ओडिशा का है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी, शरद आप जी। ऑडिट ऑडिट करवा नहीं, पर आपका ऑडिट नहीं होता, ऑडिट में निकालो ये सब चीजें, हाँ सर, है ना। ये हमारा लेबर लॉ एडवाइजर वही देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, वो मतलब ऑडिट करवाते रहिए ना टाइम पे। जी 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 जी, नेक्स्ट। हाँ जी, शर्मा जी, एक शरद शर्मा जी हैं, वो पूछना चाहते हैं। शरद शर्मा जी, पूछिए, क्या कहना चाह रहे हैं? जी शरण जी, बताइए। आई थिंक वो कटी हटी गए, तो ओके। अमृता रानी जी से पूछते हैं। अमृता रानी जी, पूछिए, क्या पूछना चाहती है मैम? नमस्ते सर, मैं उड़ीसा से हूँ। हमारा जी रिटेल गारमेंट शोरूम का बिजनेस है, तो जी रिटेल गारमेंट है। तो सर एक्चुअली जो हमारा कुछ एम्प्लॉयज है जो PF ESI कुछ करेक्शन के लिए वो सिग्नेचर लेते हैं, जो कि एम्प्लॉयर का सिग्नेचर रिक्वायर्ड होता है। तभी एक्चुअली एम्प्लॉयर तो हर टाइम शॉप में अवेलेबल नहीं होते हैं, इसीलिए सर जिनका डिजिटल सिग्नेचर है वही सिग्नेचर उनका रिक्वायर होता है वो फॉर्म में। तो इसीलिए जी। हम दूसरा सिग्नेचर बना सकते हैं या फिर वो कंपलसरी है? नहीं, डिजिटल सिग्नेचर तो करना ही पड़ेगा, लेकिन दो भी नहीं रख सर, सकते हो आप। डिजिटल सिग्नेचर एम्प्लॉयर का है सर, तो as he is not available all the time, तो इसीलिए can we do another digital signature or that is आप required? यस कर सकते हो, आप दूसरा लेट करा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अवेलेबल हो मैनेजर लेवल पे, जो हु इज अवेलेबल देयर, यू कैन टेक देयर सिग्नेचर, नो प्रॉब्लम। अच्छा, हो at a सकता है, time we can keep both, whenever required we can do. यू कैन डू दैट। Thank you sir. Sir, one more question sir. Bonus is given from the like basic salary, it is calculated, so as per the act is it correct sir, like नो from the नो, basic सी only? एप्लीकेबिलिटी में बेसिक और DA 21,000 तक हो Yes तो वो yes, आएगा। okay. जब आप डिस्बर्समेंट करेंगे तो बेसिक पे नहीं देना, मिनिमम बेसिस ऑफ द स्टेट
minimum wages of that category of the state, or 7,000 whichever is more. वो अलग तरीका है. आप कंप्यूटेशन की बात की है, so you'll have to जी. go to this accordingly. All right, sir. Thank you, sir. जी. हाँ जी, विपिन जी पूछिए। हाँ विपिन जी। हाँ सर, मेरा नाम नितिन है। जी जी। ओके। हाँ, तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था, अगर कोई एम्प्लॉय ईएसआई लीव पे जाता है, जी। हाँ, तो उसको जो ईएसआई से जो सैलरी मिलेगी वो किस बेस पे मिलेगी सर? फॉर एग्जांपल वो 2 महीने छुट्टी पे गया, उसने स्टार्टिंग में अपना ईएसआई छुट्टी कटवा के हमें एचआर प्रोवाइड करा दिया, ओके, तो जो ईएसआई से हमें जो उसका पैसा मिलना है उसको कितना मिलेगा वो? देखिए, अगर ईएसआई में वो कवर्ड है, डिपेंड करता है कि बीमारी कौन सी है, उनके अलग अलग शेड्यूल्स हैं। और सर अगर किसी एम्प्लॉय का जैसे फॉर एग्जांपल 2 साल उसका कंट्रीब्यूशन है ईएसआई के अंदर, ओके, अब उसको कोई चोट लग गई है और उसके 2 महीने उसका बेड रेस्ट है, तो चोट के केस में डबल मिलता है। और सर उसके बेसिक मिले ग्रोस मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता, उनकी अलग कंपटीशन है, लेकिन उनके चार्ट में चेंज होते रहते हैं कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, कुछ चीजें ऐड करते हैं, कुछ घटाते हैं, और उससे एज एन एम्प्लॉयर हमारा काम यहाँ खत्म हो जाता है। दिस इज बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द डिपार्टमेंट। और सर जैसे जो बोनस है, अगर नहीं, कोई बोनस की बात कर रहा हूं, हम ईएसआई की बेनिफिट की बात कर रहे थे ना, वो तो हो गया। बोनस का क्या? हाँ हाँ, जो सर ये बोनस है, अगर कोई कंपनी 1 साल पहले ओपन हुई है तो क्या वो लाइबल है बोनस के लिए? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। You can avoid bonus up to 5 years provided company is running under loss. In the 6th year, whether there is a profit or loss, you have to pay. So, अगर कंपनी लॉस में है, 1 साल हुआ है, नो प्रॉब्लम, 2 साल हुए, नो प्रॉब्लम. So, maximum 5 years you can avoid. एंड सर शॉप एक्ट और फैक्ट्री एक्ट में डिफरेंस क्या है? शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट तो आउटलेट्स और ये सब जहाँ शॉप एस्टेब्लिशमेंट है, फैक्ट्रीज एक्ट जहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन विद द एड ऑफ पावर. और इसमें मिनिमम एम्प्लॉय का भी कुछ होता है सर, मतलब मिनिमम इतने एम्प्लॉय होते हैं, और शॉप एक्ट में 10 एम्प्लॉइज प्लस हो तो फैक्ट्रीज एक्ट लग जाता है, अगर मैन्युफैक्चरिंग से कनेक्टेड हो. 10 से कम हो और मैन्युफैक्चरिंग है तो भी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में आएगा. अगर किसी एम्प्लॉय का अपना पीएफ जो 1800 है, अगर उसको ज्यादा कटवाना है तो उस केस में क्या है सर? तो कटवा सकता है, उसको फॉर्मेट एक उसका कंसेंट दे के और वो कटवा ले, कोई इशू नहीं है. एम्प्लॉयर चाहे तो एम्प्लॉयर भी ज्यादा दे सकता है मैचिंग किया. अगर एम्प्लॉयर चाहता है कि नहीं मैं तो अपना 1800 देना चाहता हूँ, तो ये एम्प्लॉयर कैन पे 1800 ओनली. तो उसमें सर पेंशन में कितना जाएगा? पेंशन की तो हाईएस्ट पेंशन में तो वही जाएगा मिनिमम, महीने में 8.33% आएगा सर. हाँ जी, हाँ जी, वही जो अगर सर कोई एम्प्लॉय की जैसे पेंशन डिडक्ट हो रही है, ठीक है, अब उसको हो गया 9 साल, मतलब 9.5 ईयर हो गए, तो उसका पैसा उसको मतलब वो निकाल सकता है एडवांस में, या उसका पेंशन में चला जाएगा पैसा? पेंशन मिलेगी 50 इयर्स के बाद. नहीं सर, उसका फॉर एग्जाम्पल हम एडवांस में निकाल सकते हैं अगर उसने जॉब छोड़ दी है. एडवांस में पेंशन कभी एडवांस में नहीं करती सर. 8 साल में जॉब छोड़ दिया उसने. हाँ, 8 साल में फिर तो कंपटीशन के बेनिफिट है ना, 10 साल नहीं हुआ. हाँ, तो सारा पैसा हम निकाल सकते हैं ना पीएफ से? उसके पूरा नहीं मिलता, अलग अलग कुछ परसेंटेज मिलती है. ओके, अगर किसी 9.5 हो गया तो सर, क्योंकि हमारा केस आया है कि यहाँ पर हमारी कंपनी में उसको पेंशन निकालना था अपना, लेकिन जो पीएफ लायबिलिटी कहते हैं वो कहती है कि 10 साल, लेकिन उसको 9.5 साल हुए थे, लेकिन उसका पैसा वो पेंशन में चला गया, अब उसको 58 ईयर में मिलेगा जाकर. वही मिलेगा, क्योंकि 9.5 के बाद थोड़ा सा ज्यादा हो गया होगा ना, तो वो कट ऑफ में नेक्स्ट चला गया 10 ईयर 10 ईयर में. हाँ, राउंड ऑफ करा होगा ना. ओके, थैंक यू सर. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट. चलिए, हाँ जी, मैं अभी बोलता हूँ. और दूसरा देखिए, अगर आपके इतने सारे क्वेश्चन हैं, आपका बिजनेस बड़ा है, तो यू शुड एक्चुअली हैव अ 1-to-1 कंसल्टेशन विद शर्मा जी, बिकॉज आप यहाँ पे कंप्लीटली सेटिस्फाई भी नहीं हो पाएंगे, बिकॉज शर्मा जी भी पूरी तरह डिटेल में आपको नहीं समझा पाएंगे. पर चलिए, अब हम लेते हैं विकास जी का क्वेश्चन. विकास जी पूछिए. सर गुड आफ्टरनून जी बताइए. मेरा क्वेश्चन ईएसआई से रिलेटेड है. जैसे अपन को 15 ऑफ द फॉलोइंग मंथ जमा कराना होता है ईएसआई, बट मैं क्या बुक्स में अपना अक्टूबर की सैलरी 1 नवंबर को बुक करता हूँ, तो इस हिसाब से मैंने एम्प्लॉय से जो ईएसआई डायरेक्ट किया वो भी मैंने सर नवंबर में किया,
तो मेरी लाइबिलिटी 7th ऑफ द नवंबर हुई है 7th ऑफ द दिसंबर सर? नहीं 15 दिन नहीं, दिसंबर तो होगी। देखो अक्टूबर का पैसा आपने सैलरी दी 1 नवंबर को अक्टूबर की, यस सर। तो आपको 15 नवंबर तक जमा करना है। 15 नवंबर तक सर? हाँ जी हाँ। पर हिसाब से देखते हैं तो सर मेरा हेलो हेलो मेरे ख्याल से उनके सिग्नल वीक हैं, वो कट हेलो गए हैं। हाँ आप बोलिए। हेलो सर, आवाज आ रही है ना मेरी सर? हाँ जी हाँ जी, बताइए। सर बट मैंने डिडक्शन जो किया एम्प्लॉई से और अपना लाइबिलिटी जो क्रिएट की वो नवंबर में क्रिएट की सर मैंने, 1 नवंबर। लॉ बड़ा क्लियर है। आप जो है अक्टूबर की सैलरी 7 तारीख तक दे सकते हैं। आपका चॉइस है कि 1 को दे दो, 1 को दे दो, 7 को दे दो। अगर आपके पास एम्प्लॉयज 1000 से ज्यादा है तो आपको 10 दिन मिले हैं। ओके आप चाहो तो 1 तारीख को दे दो, एक चाहे तो 10 तारीख को दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Statutory ओके contribution आपको 15 तारीख को जमा ओके। अच्छा सर, मेरे पास जो सिक्योरिटी कार्ड है उसकी एजेंसी ईएसआई में रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या उसका ईएसआई भी मेरे को देना पड़ेगा? बिल्कुल इंस्पेक्शन पे सारा निकलने वाला है, सारा एम्प्लॉयज निकल, उसका इंटरेस्ट डैमेज सब आपके ऊपर आएगा। ये आप प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हो। ओके ओके सर, थैंक यू सर। एंड ऑलवेज कीप अ गुड एजेंसी। लाइक कहाँ पर है आप? दिल्ली सर, दिल्ली तो रवि गांधीनगर। कपूर जी से हमारा बात करो। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है सर। तो रवि कपूर जी से बात करिए ना, सारी कंप्लायंट कंपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इनकी वजह से सबको। ठीक है एवरीबडी सर, मैं सो रवि हैप्पी जी विद, से डिस्कस यस करता हूँ यस, एक बार। वेरी ठीक है गुड सर। स्टैंडर्ड लेवल्स, यस जी। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू वेरी मच शर्मा जी फॉर सेइंग दोज गुड वर्ड्स। पर अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। रिजर्व मैं करते हो। आई हाँ एम जी जस्ट रीडिंग फ्रॉम द चैट। रघुराम जी कहते हैं वी हैव 18 स्टाफ, शुड बी रजिस्टर अंडर ईपीएफ एंड ईएसआई? ईएसआई ईपीएफ के अंदर रजिस्टर करें? ईएसआई तो आपके ऊपर लगता है, इट इज यू हैव टू गो, बिकॉज 10 के प्लस लग जाता है। प्रोविडेंट फंड आप स्टेचुरी नहीं होता, 20 पे लगता है, लेकिन वॉलेंट्री आप चाहे तो आ सकते हैं। अदरवाइज स्टेचुरी प्रोविडेंट फंड के 20 एम्प्लॉय चाहिए। परफेक्ट। या रजनी जी नेक्स्ट। पूछती हैं शुड देयर बी विड्रॉल पेंशन फंड और अवेल पेंशन ऑन मंथली बेसिस विच इज बेनिफिशियल? क्वेश्चन समझ नहीं आया वैसे। शुड बी विड्रॉ, रजनी जी आप अनम्यूट करके बोल पूछना चाहेंगे? हेलो, हाँ जी बताइए जी। गुड इवनिंग सर। हाँ जी गुड इवनिंग। हाँ सर बोलिए। मेरे क्वेश्चन ये है कि मेरी सर्विस को 15 साल होने जा रहे हैं, जी ठीक है जी, कंटिन्यूअसली। तो मेरे पेंशन फंड में मान लीजिए जो पैसा है वो निकलवाना ज्यादा बेटर है कि जो पेंशन जो मंथली एलिजिबल होता है आदमी उसकी वो उसकी तरफ जाए, दोनों कौन से बेनिफिशियल है? देखो ये बड़ा सब्जेक्टिव है क्वेश्चन। पॉइंट ये है कि पेंशन फंड एक फंड है, जी उसमें जो एम्प्लॉयज आए, ऐसे केसेस भी हैं जिसने 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन काम किया, महीना काम किया, उसकी डेथ हो गई। हाँ जी कॉन्ट्रीब्यूशन तो उसने दिया हंड्रेड्स, कुछ कुछ फ्यू हंड्रेड्स रुपीज पेंशन फंड में, हाँ जी और उसकी फैमिली को थ्रू आउट द लाइफ पेंशन मिल रही है। हाँ जी। तो ये फंड है और फंड के अपने बेनिफिट्स हैं। मतलब ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सोशल सिक्योरिटी फंड है। नहीं, जब आदमी रिटायर होता है सर तो पेंशन फंड इकट्ठा हो जाता है उसका। अब देखिए कोई एम्प्लॉय ऐसा भी होगा कि उसका पेंशन अपना वो कितने साल लाइफ दिया, और उसके बाद फैमिली में किस किस को जो उसकी डेफिनेशन के हिसाब से बेनिफिट मिला। तो ये सब्जेक्टिव है, ये तो सिर्फ सोशल सिक्योरिटी कवरेज लेने की बात है कि भाई फुल्ली कवर्ड है, चलो लेट मी हैव दिस सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी। शर्मा जी ये शायद ना एज एन एम्प्लॉय अपने लिए पूछ रहे हैं कि मैं नहीं निकालूं पर या ये ना बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ हम्म, तो ये ना सोशल सिक्योरिटी जो खासकर फैमिली पेंशन, इसको इन्वेस्टमेंट के साथ नहीं देखा जा सकता। नहीं सर, मैं इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखना चाह रहा हूँ एक्चुअली। नहीं वो हो नहीं सकता ना, मैं वही कह रहा हूँ। अब मैं बता रहा हूँ, अब जिस एम्प्लॉय ने 1 महीना का कंट्रीब्यूशन दिया, उसकी डेथ हो गई। नहीं उसकी सर मैं मेरा पार्टिकुलरली केस बता रहा हूँ आपको। जैसे कि मैंने 15 साल सर्विस करी है, सपोज कीजिए मेरा 2.5-3 लाख। रजनी जी आई थिंक यू नो ऐसा इंडिविजुअल केस विच मे नॉट बी रेलेवेंट टू ऑल अदर हाँ बिजनेस ओनर्स हाँ यहाँ हाँ नहीं लेते हैं। आप शर्मा जी की टीम से कांटेक्ट कर लीजिए, आई एम करके श्योर बताते हैं। दे वुड हेल्प यू।
Okay, sir. Okay. Okay. So thank you for asking any which way. Okay, before we move on to other people and also decide कितने टाइम तक करेंगे, शर्मा जी एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है हाँ जी जो इतना बताइए। सिंपल नहीं है। वो क्वेश्चन तो लगता सिंपल है। मीनू त्यागी जी पूछते हैं कोई फॉर्मूला है ब्रेकअप ऑफ सैलरी निकालने का? बेसिक कितनी, एचआरए कितनी, डीए कितनी, अलाउंसेस कितनी, कितने पे ईएसआई पीएफ कटेगा, ये वो सब। ये तो एक बहुत डिटेल्ड वर्किंग है। ये बहुत डिटेल्ड और सिंपल नहीं है, आई नो। हाँ, ये डिटेल्ड वर्किंग है। कंपनी के सारे ऑलरेडी क्या चल रहा है उसके हिसाब से अलाइन करके आगे क्या वे फॉरवर्ड होगा, तो एक बहुत डिटेल वर्किंग है। हाँ, तो ये मीनू जी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बट इसमें बहुत लेयर्स हैं। मैं तो कहूंगा कंसल्टेंट इसी एक को हैंडल कर ले, यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अच्छा शर्मा जी, देर आर अबाउट 4 people who have raised hand and 2-3 questions on this and it is 5:18 आई now. थिंक लेट्स फिनिश इट। 5 मिनट और ज्यादा लग जाएंगे। आई थिंक Done. Let's do that. Good. So मैं एक अमृता रानी जी का पूछ लेता हूँ, then I'll come back to people who have raised their hand. जी जी जी। अमृता रानी जी कहते हैं if an employee takes long leave after completion of a maternity leave और वो वापस ही नहीं आती है, तो for how long employer can wait? नहीं, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई नहीं है, बेनिफिट तो देना ही है। शी विल बी ट्रीटेड लाइक अदर एम्प्लॉइज जो एब्सेंट है, इट्स ओके, बट नॉट नहीं, वो कब हैव तक, इम्पैक्ट ऑन दिस कितनी लंबी लीव ले सकती है? द पॉइंट इज कि शी मे नॉट बी वेल, शी मे नॉट लाइक टू वर्क, बस बच्चे को टाइम देना है, कुछ भी रीजन हो सकते हैं। तो ठीक है, तो फिर उसको इन एनी केस इट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट। हाँ, आपको सैलरी 6 महीने की देनी है बस। सैलरी sir, yes, after 6 months, so how means how long we can wait? So क्योंकि हमेशा उनका नाम पीएफ में आता है, तो इसीलिए मैं कंट्रीब्यूशन तो कुछ नहीं होता है। बात कर लीजिए, बात करके उसका नाम कटवा दीजिए। मे बी अब somebody would like to wait for a year, डिपेंड करता, सब्जेक्टिव है। ओके, तो मेरा क्वेश्चन है सर, हाउ लॉन्ग वी कैन वेट और वी आस्क हर टू गिव अ रेजिग्नेशन? और वो आपकी सुटेबिलिटी है, उसको बोलो भाई रेजिग्नेशन तो अब लगता है कि शायद आप नहीं कर पाओगे, रिजाइन कर दो, हम अपना रिकॉर्ड ठीक करें। उसका भी तो पीएफ लगा हुआ है, रुका हुआ है उसमें ना। यस सर। टू गेट द पीएफ आल्सो। सर वो रेजिग्नेशन नहीं करेगा तो हमारा तरफ से आएगा तो हमको तो ग्रेच्युटी डबल देना पड़ता है ना सर। तो नोटिस वगैरह उसको दे के प्रोसेस शुरू करो, 1 2 3 नोटिस करके जो भी इंक्वायरी करना प्रोसेस। ओके, तो रक्षिता जी आपने हाथ रेस किया हुआ है। जी थैंक यू सर। जी जी बताइए। सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि अगर किसी कंपनी ने एक बार ईएसआई पीएफ के कंप्लायंसेस स्टार्ट कर दी तो क्या वो बंद कर सकते हैं अगर कंपनी क्लोज नहीं कर रहे हैं उससे पहले? कवर्ड विल रिमेन कवर्ड ऑन दिस। ओके, एंड सर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक पर्सन एक से ज्यादा कंपनी में अपने आप को एज एम्प्लॉय शो कर सकता है अगर उसका शिफ्ट टाइम अलग अलग है तो? अभी प्रॉब्लम आ रही है इसमें, बिकॉज प्रोविडेंट फंड से ना अमाउंट दोनों कनेक्ट नहीं हो रहे। इस पर डिस्कस हुआ था पीछे, मे बी दे आर जस्ट वर्किंग टू फाइंड आउट सम सॉल्यूशन। लोगों का परिवार। अच्छा, तो अभी उसमें कोई अभी कुछ नहीं हुआ जी। सॉरी, आप गलती से अनम्यूट हो गए थे। रक्षिता जी, डू यू वांट टू अनम्यूट योरसेल्फ? यस सर। ओके, एंड सर मेरे को पूछा था कि किसी का एक बार कार्ड बन जाती है एसआई का और उसने जॉब छोड़ दिया तो वो कितने मंथ्स तक वैलिड रहता है, मतलब कितने मंथ्स तक वो सर्विस ले सकते हैं एसआई के? तो वो 6 महीने, वो उसका सिस्टम है एक कि जो रिटर्न पीरियड से 3 महीने से 6 महीने तक बेनिफिट मिलता है, डिपेंड करता है। अच्छा, हाँ जी। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट। चलिए शर्मा जी, 3 लोग हैं, विल टेक जी वन। बताइए। हाँ जी। हाँ जी, त्रिमुल जी आप बताएं प्लीज, अनम्यूट कीजिए सर। हाँ त्रिमुल जी बताइए प्लीज। हाँ ये सर, शर्मा सर, मेरा अभी कोई एम्प्लॉय एडवांस लेता है जी, तो हमको बिना बताए छोड़ दे रहा है, तो हमारा कैसा वो एडवांस फिर किसमें, मतलब कैसा उसका रिकवर हो सकता है? देखिए एडवांस आप उतना ही दीजिए जितना कि आप परमिसिबल लिमिट में। आपको मालूम होगा कि एडवांस ज्यादा दे नहीं सकते, इतना देना चाहिए कि उसको एटलीस्ट एक अपने खर्चा चलाने के लिए पैसा उसको मिलता रहे। ये नहीं कह सकते कि मैंने उसको 1 लाख एडवांस दे दिया तो उसकी सैलरी पूरी नहीं काट सकता हूँ, मैं पूरी भी नहीं काट सकता हूँ चाहे मैं लाख रुपए दिया हुआ। देयर इज ए लिमिट फॉर दिस। और अच्छा सर, प्रोविजन है उसका कि डिडक्शन भी क्या क्या हो सकती है। तो एडवांस उतना ही दीजिए जितना एक अपनी पॉलिसी के हिसाब से, और कितना 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 काटना वो भी ट्रांसपेरेंट एक पॉलिसी बना के रखिए।
लॉ में सर और कहा गया है, सिर्फ लॉ में, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में, कि उसको पेमेंट इतनी मिलनी चाहिए कि ही मस्ट गेट 50% एटलीस्ट। एटलीस्ट उसको 50% मिलना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो और एक बात है सर, अभी अगर एडवांस उसका रह गया है तो कैन यू उसका ग्रेचुइटी में उसको नहीं, काट सकते हैं क्या सर? इट कैन नॉट बी डिडक्टेड, नो। तो ग्रेचुइटी अपने हिसाब से जाएगा, एडवांस अपने हिसाब से, यस कोई लिंक यस, नहीं उसका है। अलग तरीका, उसका अलग तरीका, हाँ, मिक्स नहीं होगा। सर और एक क्वेश्चन है, अपना सीएल ईएल का क्या कैसा हो सकता है सर? वो तो अलग सीएल अलग एक्ट में अलग अलग है सारे। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में सब स्टेट का डिफरेंट है। स्टेट प्रैक्टिस वाइज एक्ट में, डिफरेंस है सर? हाँ जी, सब पूरे स्टेट्स का, पूरे इंडिया का अलग है, हर स्टेट का अलग है, 15 से आप लेकर 30 तक। सर आपका अगर सर्विस लेंगे तो आपका उड़ीसा का क्या है, आपको बता सकते हैं सर? हाँ, वी विल वर्क इट आउट, वी आर वर्किंग विद कंपनीज इन उड़ीसा ऑल्सो। उसमें आप एक, उसमें आप डाल दीजिएगा या नंबर भी लिख लीजिएगा, फिर विल कनेक्टेड। थैंक यू। सर हमारा, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारा आपका सर्विस में हम अभी अपना जेएसए का पूरा ले रहे हैं। दे हैव अपना फाइनेंस का पूरा हमको ऑलमोस्ट मतलब एक सिस्टम में ला दिए हैं, जी ताकि जी जी हमको अपग्रेड होने में इजी हो रहा है। जी, आई कैन तो अंडरस्टैंड। हाँ, यस, तो my brother Ravi is also here. Amrita is also my HR. Suresh is also our accountant. So हमको हमको एक मतलब एक फॉर्मेट में आ जाएगा सर, हमको बहुत वेरी तकलीफ गुड, हो रहा है। डेफिनेटली। आपका क्या टीम साइज क्या है? हमारा टीम 250 साइज अबो है सर। 250। रवि कुमार इज माय ब्रदर एंड इज द डायरेक्टर अच्छा सर। अच्छा अच्छा, हाँ। ग्रेट, वेरी गुड। नमस्कार जी सर, मैंने नमस्कार आपको रिक्वेस्ट किया था। नमस्कार। Trimur ji, let me add a line here. I have about 5,000 guards और शर्मा जी मेरी compliances देखते हैं, तो इनके यहाँ से रवि 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 जी our डिस्क हेड। ठीक है। तो ये शर्मा जी मेरी कंप्लायंसेस देखते हैं, इनकी टीम, तो इनकी टीम मंथली एक ऑडिट कर लेती है। ये ऑडिट जूम पर भी हो सकता है, पर क्योंकि मैं दिल्ली में हूं, इनके दिल्ली में आ जाते हैं, तो एक हाई लेवल चेकिंग तो पक्का हो ही जाती है ना आपकी। अगर ये हर कंप्लायंस आपकी ना करे, एटलीस्ट आपके जो चीजें लोग कंप्लायंस कर रहे हैं उनका तो ऑडिट होके आपकी कमियां बता देंगे ना। वो भी टाइट रहेंगे कि हमने डिले किया, कैलकुलेशन में गलती की, तो शर्मा जी की टीम हमारी ऑडिट में गलती निकालेगी। तो आप इनकी ऑडिट सर्विसेज ले सकते हैं, दैट विल हेल्प यू इम्प्लीमेंट इट। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके, मनीषी, यू हैव रेज्ड योर हैंड। माय वन क्वेश्चन आई है, वन क्वेश्चन आई है प्लीज गो सर। अहेड। अभी आपका ऑडिट हमको लेंगे, लेकिन हमको चाहिए कि सर हम विन विन हो, हम कोई एम्प्लॉय को दबाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारा विन विन होना चाहिए। तो वो भी हमको मतलब किसी के पास भी जाने से ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, वो कर दो, खाली खर्चा बढ़ा के जाते हैं। लेकिन हमारा मतलब ये ऑप्टिमाइज कैसा होगा, हमारा बोलने का मतलब ये है सर। हमारा, आप हम जब आपके साथ काम करेंगे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे भी बात करेंगे, रिस्क मिटिगेशन, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, दोनों पे बात करेंगे। अच्छा सर, आपका सैलरी अगेंस्ट हमारा रेवेन्यू वो भी आप बना सकते हो सर ना? हाँ हाँ, वो हमारी बहुत सारी सर्विसेज है, वो आपसे हम डिस्कस कर लेंगे। वी हैव गॉट अ कंप्लायंस इज ऑल, पेरोल का भी डिस्कशन, ईएसआई, पीएफ, एवरीथिंग विल डिस्कस। ओके, ठीक है Coco सर। Posh also. ओके सर। जी, हाँ जी, मनीष जी प्लीज गो अहेड मनीष जी सर। बताइए। रवि सर नमस्कार, शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी, बताइए। सर पहचान लिया पड़ोसी आपके? हाँ जी, पहचान। अच्छा, सर मेरा जो क्वेश्चन था, एक तो वो तिरुमल जी ने सारा कवर कर दिया जो मुझे आपसे पूछना था कि एक तरह से एचआर ऑटो पायलट कैसे होगा, तो वो समझ में आया कि आपकी शरण में आ जाएंगे तो वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना? और सर दूसरा, सर मेरी फैक्ट्री अभी फरीदाबाद में है, मुझे उसको राजस्थान में शिफ्ट करना है अभी। तो उसके लिए जो मेरी यहाँ पे फरीदाबाद में फैक्ट्री है अभी, सर
जब तक वो चीजें ऑडिट नहीं हो रही हैं, मेरी जो भी कंप्लाइंसेस हैं या जो भी मैं डिपार्टमेंट देख रहा हूँ, लाइक जैसे जगमोहन जी ऑडिट करते हैं तो सेटिस्फेक्शन है, जैसे तिरुमल जी ने बोला है ना, और ऐसे ही एचआर भी ऑडिट नहीं हो रहा है, तो कहाँ कहाँ बॉटलनेक्स है, कहाँ कहाँ सर ग्लिचेस हैं, वो समझ ही नहीं आता है सर। तो अभी हम यहाँ से वहां शिफ्ट करेंगे तो हमारी जो फैक्ट्री है उसके कंप्लाइंसेस पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे, पता चले जैसे आपने पेनल्टीज बताई, पता चले इतनी पेनल्टी वहां खड़ी हो चुकी हो, या हो सकता है कि हमने सारे ड्यू सारे सारे जो है साथ के साथ क्लियर किए हो, तो उसके लिए सर एक ऑडिट चाहिए अपने को। और वहां पे हम जैसे राजस्थान में जा रहे हैं तो वहां हमें क्या क्या चीजें लेनी है, तो एक बार उसके बारे में बात करनी है आपसे, आप टाइम देंगे तो मैं बात कर लूंगा, है ना। डन डन डन। आप नंबर है ना मेरे पास, नंबर भी आप नोट कर हाँ लिया नंबर होगा। है, नंबर है, नंबर है, हाँ हाँ बात, आपके साथ हाँ नंबर नंबर है, हाँ विल हाँ टॉक। जी हाँ जी, डन डन। ठीक है, डन डन कर, थैंक यू सर, सो थैंक यू, मच। थैंक यू रवि जी, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू जी, थैंक यू जी। हाँ जी, अब शर्मा जी शरद जी का एक और शर्मा जी हैं, ज्यादातर क्वेश्चन शरद जी। शर्मा जी पूछ रहे हैं। हाँ जी शरद शर्मा जी। हेलो। हाँ सर, शरद जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है, हम लोग प्रोजेक्ट बिजनेस में हैं, तो प्रोजेक्ट बिजनेस में है तो हमारे यहाँ जो लेबर एम्प्लॉय होती है वो सारे दिहाड़ी जी मजदूर होते हैं, तो जी। वो एक्चुअली वो कोई पीएफ वगैरह डिडक्ट नहीं कराते हैं। हम्म, ठीक है, तो हमारी उसकी मतलब अब पूरा तो हम जमा कर नहीं सकते, हमारी करीब 2 करोड़ रुपए की हम लेबर का पे आउट होता है जैसे जी एनुअली। जी तो अब पीएफ ईएसआईसी में हम लोग कवर हैं और हम हमारा रजिस्ट्रेशन भी है, जी। तो हम एक नॉमिनल अमाउंट जमा करा रहे हैं ऐसे भी किसी भी नाम से, तो इससे हम कैसे सेफ गार्ड हो सकते हैं, मतलब कैसे हम बच सकते हैं? देखिए कंप्लायंसेस तो करनी पड़ेगी जी का बैठ के तरीका एक डिवाइस होगा, जी कैसे पॉसिबल हो पाएगा, बट पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। पॉसिबल है। हाँ जी। अच्छा। आपसे मेरी बात भी हुई थी ना कॉन्क्लेव में। अ, हाँ सर, पीछे एक बार हुई थी शायद ऐसी। हाँ यस आई कैन रिकॉल यस। जी जी। जी जी जी। अच्छा, एक एक सर हमने ये सोचा था कि जैसे हम अपने कुछ सब कॉन्ट्रैक्टर को रजिस्टर करा दें पीएफ ईएसआईसी में, और वो उसको ना पूरा ओवरऑल करके एक स्केच बनाना पड़ेगा, अच्छा। अदरवाइज वो ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट होगा, फिर वो आधी वाली बात सच्चाई हो जाएगी, ओके ओके। तो फिर इम्पैक्ट आ जाएगा कहीं ना तो आगे। सर इसका कोई सॉल्यूशन है, क्योंकि हमारे प्रॉफिट्स इतने परमिट नहीं करते कि हम इतना ह्यूज मतलब पीएफ जमा कराएं अपने खाली केवल अपने से ही, क्योंकि जो लेबर है दिहाड़ी मजदूर वो कुछ भी नहीं कटाता। इसको इसको बैठ के डिस्कस किया जाएगा कैसे होगा, क्या पॉसिबिलिटी। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मैं आपसे फिर अलग से बात करूँ। या विल टॉक। थैंक यू सो मच। चलिए शर्मा जी, आई थिंक इट इज प्रिसाइजली 5:29 और यस सारे क्वेश्चंस भी आंसर हो गए हैं, जी। एंड गुड, आई थिंक वी कैन क्लोज। एंड अभी अभी मेरा आई जगमोहन जी थिंक का मैसेज भी आया कि दिस हैज बीन वन ऑफ द लार्जेस्ट अटेंडेंसेस एंड सर मोस्ट आपका ऑफ आपका पीपल हैव सर स्टे आपका लॉन्ग। सर्विसेज का मतलब कितना कॉस्ट वगैरह कुछ बताया नहीं सर। वो एक बार बात कर लेंगे कि स्कोप ऑफ वर्क के साथ, अलग अलग अच्छा स्कोप ऑफ वर्क के साथ, है ना, विल टॉक। ओके। अच्छा मेरी रिक्वेस्ट है कि फीडबैक फॉर्म जो शेयर किया है वो प्लीज वो फॉर्म भर दीजिएगा, रवि जी बिल्कुल बिल्कुल, एक बार एब्सोल्युटली। डाल दीजिएगा, है ना। हाँ नहीं, मैंने डाल दिया और लोगों का आ भी गया है, वी हैव डन डन डन। आई डन, होप वेरी गुड। आप सब लोगों ने फिल कर दिया हो, ठीक। एंड दैट्स व्हाट इट इज। Can you send the feedback form on our email ID? इनके पास होगी नहीं ना ईमेल आईडी शर्मा जी के पास। आप अगर इन नंबरों पे व्हाट्सएप कर सकते हैं शर्मा जी के तो भेज सकेंगे, इनके पास आप लोगों की ईमेल आईडी चैट नहीं। बॉक्स पे डाल देते, चैट बॉक्स पे डालता हूँ मैं। मैंने चैट बॉक्स पे डाल दी थी शर्मा जी। हाँ मैं डाल देंगे, हाँ, ईमेल आईडी। डाल दी थी ईमेल आईडी, तो अब मैंने एक बार फीडबैक फॉर्म डाल दिया, हाँ हाँ इस ओके, इसमें आ गए। एक बार दोबारा डाल दिया। आप क्या चाहते हैं, आपकी ईमेल आईडी डाल दें या इनकी ईमेल आईडी डाल दें, क्या करें नहीं आप? नहीं आगे आगे बस। सर हमारी ईमेल आईडी पे आ जाए, बिकॉज आई एम ऑन माय ओके ओके गॉट इट। मोबाइल एंड आई एम ड्राइविंग, आई कैन नॉट फिल द फॉर्म राइट नाउ। ओके तो ये हो जाएगा कि जीएसए वालों ने हमारे से फॉर्म भरवाया तो उनके पास सारी हमारी डिटेल्स हैं, तो वो लोग डन। भेज सकते हैं हमें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन। लवली थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी।